फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जी एसलैम एजुकेशन में। जैसा कि अभी आप देख रहे हो अपना टेस्ट सीरीज 11 चल रहा है, जिसका मैंने टोटल अभी तक 3 पार्ट मैंने कवर कर दिया। ठीक है, ये अपना क्या ना लास्ट एंड फोर्थ पार्ट है। ठीक है, लास्ट एंड फोर्थ पार्ट है। इसमें आपको पता है कंटिन्यूसली क्या चल रहा है। इसमें आई थिंक करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया, आपको पता है। दूसरा क्या होगा, पीआईबी पूरा फुल जो इंपॉर्टेंट होता है वो सारा चीज यहाँ पे क्लियर किया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको पता है टॉपिक वाइज वो टॉपिक क्लियर करवाया जा रहा है, जो चीज आपको पता है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इन द सेंस मैं ये कह सकता हूँ कि वो चीज़ अभी क्या है, जैसे मान लो कि अभी मैंने पॉक्सो एक्ट बताया था, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड मैंने बताया था। फिर जैसे वाटर जैसे जलदूत ऐप वगैरह, उन सभी चीज़ से रिलेटेड मैंने पीछे के तीन पार्ट मैंने अपलोड करा, वो सारा वहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं सबसे अब लास्ट पार्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें टोटली तो आई थिंक टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन। फिर सेकंड में क्या है, इसमें हर एक क्वेश्चन का फुल ऑन एक्सप्लेनेशन होगा। इसमें एक बैटरी से रिलेटेड, लिथियम आयन रिलेटेड से रिलेटेड, एक बैटरी से रिलेटेड एक पूरा टॉपिक है। मैं आप लोगों से एक जरूर ये चीज बोलूंगा कि वो टॉपिक जरूर पढ़ना है, और उस टॉपिक से आने वाले समय में क्या ना क्वेश्चन आना ही आना है। क्योंकि फिनलैंड ने भी क्या ना, ये याद रखना कि फिनलैंड ने क्या किया, सैंड के थ्रू एनर्जी कैसे स्टोर करते, उसका मैंने फुल ऑन एक्सप्लेनेशन दिया है। तो वो चीज आप जाके वहां पे जरूर अभी आप देखना, और वो चीज मैं आगे जाके उसको कंप्लीट क्वेश्चन है तो उसको मैं वहां पे पूरा क्रिस्टल क्लियर करूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्लीज आप हमारे साथ चैनल पे बने रहें। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज क्या करें, कंटिन्यू बने रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, तो हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनके ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो देखो ये जो अगर हम मान लें कि जेम्स वेब स्पेस अगर टेक्नोलॉजी की, हम यहाँ पर टेलीस्कोप नॉट अ टेक्नोलॉजी, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है ना, ये जो एक तरीके से स्पेस टेलीस्कोप है। ठीक है ना, जिसको डिजाइन एक तरीके से क्या प्राइमली जो डिजाइन या कंडक्ट किया गया था इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के लिए। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से क्या है ना, ये आपको अगर कोई आपसे पूछे तो ये पता हो, तो ये क्या है ना, एक तरीके से लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है स्पेस में, जो हाई, जो मतलब ये सीधी सी बात है कि जो हाई इंफ्रारेड रिजोल्यूशन हो गया, जैसे सेंसिटिव वगैरह से रिलेटेड जो बात करता है, जिससे कोई भी इसे देखने में क्या है, आपको पूरा एक तरीके से पूरा ये कह सकते हो कि पूरा आपको विजुअल उसका क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कितना डिस्टिंक्ट हो, आगे से देखे या पीछे से, मतलब दूर करके देखे या पास करके देखे, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन, अगर हमारे सच ऑब्जर्वेशन की हम बात करें तो जैसे फर्स्ट स्टार हो गया तो फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट गैलेक्सी हो गया, तो उसके बारे में डिटेल्स वगैरह होगा, उसका कैरेक्टराइजेशन हो गया, उसका जो पोटेंशियल, उन सभी चीज़ों के लिए क्या है, इस चीज़ को क्या किया गया था, एक तरीके से डिजाइन किया गया था कि आपको सब कुछ यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना कि एस्ट्रोनॉमी जैसे हर एक फील्ड में, जैसे कॉस्मोलॉजी हो गया, उस ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड यहाँ पे क्या है, इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे इस चीज को क्या किया, डिजाइन किया गया था, पहली चीज। दूसरा चीज बोला कि इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन द नासा एंड द जापान स्पेस एजेंसी जैक्सा। दिस इज अ प्लान सक्सीड द हबल्स स्पेस टेलीस्कोप। देखो यूएस का तो सही है, नासा का फुल फॉर्म आपको पता है क्या है ना, एक तरीके से नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एजेंसी। और अगर यहाँ पे जैसे जापान यहाँ पे बोला गया, एंड जो लीड एक तरीके से ये यूरोपियन एजेंसी है। ठीक है ना, विथ एक तरह लीड किया जाए, जैसे ये डेवलपमेंट एंड कोलैबोरेशन की हम बात करते थे, यहाँ पे क्या है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, और तीसरा उसमें क्या है ना, एक और है क्या है ना, कैनेडियन स्पेस एजेंसी की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, तीन चीज आपको पता है। तीसरा लास्ट में क्या, अनलाइक द हबल्स स्पेस टेलीस्कोप द जेम्स वेब टेलीस्कोप विल नॉट ऑर्बिट द अर्थ, इट इज हेडेड टू द लोकेशन नॉन द सेकेंड Lagrange point from where it will observe the universe। बिल्कुल यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बोला जाए कि ये एक तरीके से क्या नहीं, ये एक्चुअली जो ऑर्बिट जैसे मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं 1.5 किलोमीटर, जिसको हम लोग 1 मिलियन माइल्स भी कह सकते हैं, अवे फ्रॉम द अर्थ है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सेकेंड, एक तरीके से क्या है, सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट की बात किया जा रहा है। ठीक है, जिसको हम L2 कहते हैं, L1 और L2 आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो इसमें थोड़ा सा और मैं एक चीज आपको थोड़ा इंक्लूड करके चलता हूँ, यहाँ पे मैं एक अलग पेज में आपको वो चीज समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या है ना, कुछ मिशंस के बारे में आपको बताना चाह रहा था, इसीलिए मैंने कहा वहाँ पे हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या ना, ये तो मैंने बता दिया L2 और L1 क्या होता है, लेकिन अभी कुछ मिशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो अभी मैं कुछ प्लान मिशन चल रहा है, आपको पता है,
सबसे पहले देखो, अगर मिशन नेम अगर हम बोले क्या, गगनयान की बात करते हैं, ठीक है। ये पूरा मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दूंगा, जैसे मैंने अभी बात किया, मैं थोड़ा सा इसमें समय लूंगा, 5-7 मिनट लूंगा, तभी मैं इसको समझा पाऊंगा। अगर गगनयान 1 की बात करें तो आपको पता है ये कब 2022 में ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो गगनयान एक तरीके से अगर बोलिए, एक तरीके से क्या है, इंडियन एक तरीके से क्रू ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट था, ठीक है, जो कि ज्वाइंटली मेड किया गया था किसके, जैसे मतलब इसरो था और HAL था। ये आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे क्या करना, जब ये चीज मतलब ये स्पेस क्राफ्ट डिजाइन किया था, जिसमें बोला गया था क्या, 3 लोगों को मतलब कैरी 3 पीपल्स, ठीक है ना। ये प्लान था कि मतलब एक तरीके से आपको सारा का सारा ये कंसेप्ट वहाँ पे क्या है ना, फ्लाइट को ये भेजा जाएगा विथ सम पर्सन्स के थ्रू, ठीक है। ये था पहला। एक्सपेक्टेड ये लॉन्च की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड लॉन्च क्या था, 2022। दूसरा हम बात कर रहे हैं क्या, आदित्य L1। आपको भी पता है आदित्य L1, आदित्य L1 का भी वही था। ये आदित्य L1 का काम क्या था, सोलर ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड ये बात किया गया था। तीसरे की हम बात करते हैं क्या, चंद्रयान 3। ये भी अगस्त 2022 की यहाँ पे बात की थी, जो मतलब एक तरीके से क्या, लेकिन ये एक तरीके से क्या ना, ये यहाँ पे ये कह सकते हैं, जब ये मतलब जो रिपीट के चंद्रयान 2 आपको पता ही है, जो इसमें लैंडर रोवर एंड एक तरीके से मॉडल जो अटेम्प्ट जो मतलब एक तरीके से क्या ना, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ये चीज दिया गया था, ठीक है। और ये सभी के सब गगनयान 2 की मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे, जैसे अभी मैं एक बता देता हूँ मेन। अभी क्या है ना, मंगल मंगल एक तरीके से क्या है ना, मंगलयान की मैं बात कर रहा हूँ। मंगलयान जो अभी आपको पता है 2024 का ये बात किया जा रहा है, ठीक है। तो मंगलयान 2024 का ये मार्स ऑर्बिटर के लिए ये चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं इसीलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए, आदित्य L1 जैसे सन से रिलेटेड मैंने बताया, गगनयान अभी मैंने आपको बताया, मंगलयान क्या ना, पेपर में ये दे देता है किसके रिलेटेड, आपसे ये पूछ लेगा कि जैसे एक अभी था शुक्रिया, हाँ एक, अगर इसमें हम ऐड ऑन करें, एक था क्या, शुक्रियान, ठीक है, SHUKRYAN, शुक्रियान 1 है ना। ये एक तरीके से क्या, किसके लिए, वेनस ऑर्बिटर के लिए, किसके लिए, वेनस ऑर्बिटर के लिए, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें ना जो आपको पता होना चाहिए, कौन किसके लिए, ये आपसे पूछ लेगा। टाइम का देखो, टाइम का क्या है, टाइम इधर से उधर होता रहेगा। गगनयान 3 का भी मैंने बताया क्रूड स्पेस क्राफ्ट है, जिसको मतलब एक तरीके से अभी पता गगनयान 1, 2 एंड 3। तो ये चीज आपको कहना हर एक सीरीज में चलता हुआ है। तो आपको ये पूछा जाए कि मिशन वगैरह से रिलेटेड, तो आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, कौन किसके लिए, ठीक है। तो ये कुछ मिशंस थे जो मेरे माइंड में था, तो मैंने कहा आपको भी मैं इस चीज से रिलेटेड आपको रूबरू करवा दूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस चीज से रिलेटेड, हेपेटाइटिस से रिलेटेड है। देखो हेपेटाइटिस यहाँ पे क्या ना, सबसे ज्यादा मतलब ये एक तरीके से क्या ना, आज के दौर में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम वाली बात हो चुकी है। देखो ये जो हेपेटाइटिस की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, मैं उसके बाद थोड़ा मतलब आपको सारा चीज कंसेप्ट क्लियर करूंगा। बोला क्या जा रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली हेपेटाइटिस द स्ट्रेटेजिक एम टू रिड्यूस द न्यू हेपेटाइटिस इन्फेक्शन बाय 90%, ठीक है, एंड द डेथ बाय द 65% 2030 कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग फिगर 2015। ये 2015 को इन्होंने क्या कर दिया। देखो इसमें एक चीज आप याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी आपको याद रखना, 2030 तक बोला गया कि हमको क्लियर करना, मतलब सबको यहाँ पे अचीव करना, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन है कि इसमें हेल्थ कौन से नंबर पे आता है, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो ग्लोबल हेपेटाइटिस स्ट्रेटजी की बात की जा रही है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको ये बता दो, जो वर्ल्ड जो हेपेटाइटिस जो रेफर करता है, आपको ये पता होना चाहिए क्या ना, कोई भी जैसे ये सबसे ज्यादा क्या होता है, जो हेपेटाइटिस की मैं बात करूँ तो ये आपको क्या ना, लीवर वगैरह से रिलेटेड ये बहुत ज्यादा है। लीवर वगैरह में आपको क्या ना, स्वेलिंग वगैरह हो जाएगा कोई भी कारण से, फ्रॉम एनी केसेस। तो ये क्या होगा आपके लिए, क्या आपको धीरे धीरे उसके बाद धीरे क्या होगा, जैसे मतलब फीवर हो गया, वॉमिटिंग हो गया, और ये सारा का सारा आपको क्या ना, एक तरीके से क्रोनिकल इन्फेक्शन आपको क्या करना, वहाँ पे एक तरीके से क्रोनोलॉजिकली आपको कुछ मंथ से जैसे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 6 महीने 8 महीने, इसको क्या करना, आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी चीज के लिए क्या होता है 2016 में, अभी मैं इसलिए बता 2016 में, इसलिए जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली उन्होंने अडॉप्ट किया ग्लोबल हेल्थ सेक्टर स्ट्रेटेजी, जिसमें मतलब हेपेटाइटिस को डाला गया और उनको टारगेट दिया गया कि जो मतलब सेट किया गया 2020 से लेकर 2030 तक आपको क्या है ये चीज अचीव करना है। ग्लोबल जो हेपेटाइटिस की मैं बात किया, इसका मेन टारगेट सबसे बड़ा, देखो मेन टारगेट क्या होगा मैं आपको ये बता दूं, इसका मेन टारगेट क्या होगा, आपको रिड्यूस करना क्या, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, और जो जिससे मतलब क्या होता है मोर्टेलिटी वगैरह की बात होती है, तो उसको भी आपको क्या है एज कम्पेयर टू 2015 में से पहले आपको क्या करना है, ये चीज आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट मतलब इतना आपको कम करना है। तो ये ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके से ये मतलब एम था, ये एम है, नॉट ए था, मतलब उस समय इन्होंने बोला था। नेक्स्ट वो बोला गया कि हेपेटाइटिस इज द ओनली कम्युनिकेबल डिजीज वेयर द मोर्टेलिटी इज शोइंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड।
बिल्कुल सही बोला जा रहा है कि हेपेटाइटिस एक तरीके से क्या, क्योंकि देखो ग्लोबली बोला ये जा रहा है कि जो हेपेटाइटिस बी और सी से आई थिंक 350 मिलियन की बात की पीपुल क्या कर रहा है, सफर कर रहा है। अगर इसको हम ले लें क्या, तो अगर साउथ एशिया की हम बात कर दें, सिर्फ इंडिया साउथ ईस्ट एशिया की हम बात कर दें, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की हम बात कर दें, तो बोला जा रहा है 20% जो ग्लोबल मॉर्बिलिटी बर्डन है ऑफ द हेपेटाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज सबसे मेन क्या था, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, तो ये क्या है ना, बिल्कुल यहाँ पे सही है। थर्ड बोला कि वैक्सीन आर अवेलेबल अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। देखो ऑल टाइप ऑफ हेपेटाइटिस का यहाँ पे बात नहीं कह सकते, क्योंकि देखो कोई नो वैक्सीन अवेलेबल है हेपेटाइटिस डी के लिए, ए के लिए अवेलेबल है आई थिंक, हाँ ए के लिए अवेलेबल है, बी के लिए भी, बी के लिए अवेलेबल है सॉरी, हाँ ए बी के लिए अवेलेबल है, डी के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको एच बी जी इन्फेक्टेड होता है, जो मतलब हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से होता है। तो वहाँ पे ये बोला जाए कि जो मतलब यहाँ पे क्या है, सब के लिए यहाँ पे ये कह सकते हो, सी के लिए भी आई थिंक नहीं अवेलेबल है, सी और डी के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं, नो वैक्सीन फॉर द सी के लिए भी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही है। मैंने आपको क्या ना समझना है क्यों होता है, इसके पीछे आपको रीजन जानना है। लीवर पता है आपको, लीवर इन्फेक्टेड होना मतलब क्या होगा, आपका बॉडी का एक पार्ट क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। तो ये चीज़ आप, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि पीएसएलवी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे पीएसएलवी होगा, पीएसएलवी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो ये देखो समझना, पीएसएलवी हो गया क्या, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आपको क्या है, पहला स्टेटमेंट ये एक तरीके से थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल इंडिया में, एंड द ओनली लॉन्च व्हीकल्स टू बी इक्विप्ड विद द लिक्विड स्टेज। आपको ये चीज समझना चाहिए कि जो पोलर व्हीकल थर्ड तो सही है, लेकिन ये पहला का इंडिया, ये अगर बोल सकता है कि फर्स्ट इंडिया का अगर पहली बात है ये, ठीक है ना, ये बोला जा सकता था, ठीक है। यहाँ पे ओनली लॉन्च व्हीकल्स टू बी इक्विप्ड विद द लिक्विड स्टेज। लेकिन आपको ये चीज समझना चाहिए कि अगर ये होता है इट इज द इंडियन फर्स्ट, ओनली नहीं ये बोल सकते कि इंडियन की अगर बात करें तो इंडिया का ये फर्स्ट है, ठीक है। लेकिन आपको पता अगर 1994 की ये बात है, जब 1994 की ये बात की जा रही है, ठीक है, तो आफ्टर इसका पहला सक्सेसफुल जब लॉन्च किया गया था, तो पीएसएल भी एक तरीके से क्या ना, यहाँ पे ये बोला गया था, जो ये मतलब कह सकते हो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे तो सबसे पहली बात ये समझना है, जब ये लॉन्च किया गया था कब, 1994 में, तो ये एक तरीके से रिलायबल हो गया, वर्सेटाइल एक तरीके से वर्क हाउस था लॉन्च व्हीकल किसके लिए, इंडिया में, ठीक है। सेकेंड स्टेज ऑफ द क्या था, जीएसएलवी, मतलब जीएसएल आपको पता है एक तरीके से क्या है ना, लिक्विड, ये भी क्या ना लिक्विड इंजन कैरिंग करता है, मतलब टन 40 से 50 टन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे तो ये क्या है ना, पीएसएलवी एक तरीके नहीं, नॉट ओनली लॉन्च व्हीकल्स टू इक्विप्ड विद, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या है ना, पीएसएलवी और जीएसएलवी की यहाँ पे बात की जा रही है, तो जीएसएलवी भी यहाँ पे है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ना कि इंडिया में उस समय क्या था, पहला था। तो जीएसएलवी और पीएसएलवी भी आपको ये पता होना चाहिए, सेकेंड स्टेज से रिलेटेड अगर कोई बात कर दे तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, पहला तो वैसे गलत हो गया। अगर मान लो अगर आप आंसर की ओर जाते हो तो पहला देखो गलत गलत गलत, आंसर क्या होगा, सेकंड। अगर आपसे पूछ दे इसी में बोल दे कि फर्स्ट पेयर 1 पेयर करेक्ट, 2 पेयर करेक्ट, थर्ड पेयर करेक्ट एंड फोर्थ पेयर, थर्ड पेयर करेक्ट एंड ऑल द करेक्ट, या नॉन ऑफ द अबव करेक्ट, कुछ भी हो। तो देखो पहला वैसे गलत, दूसरा बोला तो PS4, ठीक है, जो PSLV 4 जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इज द अपर मोस्ट स्टेज ऑफ द PSLV कंपेरिजन ऑफ द टू अर्थ storables liquid engine after launching the satellite into the orbit. It's end up as a space junk. ये सही है। जो PSLV आपको पता है ना, PSLV आपने पढ़ा होगा, 4 स्टेज का ये रॉकेट है, ठीक है। ये क्या ना 4 स्टेज का रॉकेट है, तो 4 स्टेज का रॉकेट है, जहाँ के 3 जो है ना, अगर बोले फर्स्ट 3 जो होता है वो फॉल बैक कर जाता है ओशियन में, ठीक है ना। तो फर्स्ट 3 जब मतलब एक तरीके से ओशियन में फॉल बैक कर जाए तो बच क्या है, PS4 बच गया, ठीक है, जो फोर्थ है। ये जब इसको लॉन्च किया जाता है तो ये सैटेलाइट क्या होता है, जाके जब जो स्पेस जंक की तरह ये काम करने लगता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 4 में से 3 तो चला गया पानी में, चौथा क्या होगा, एक तरीके से स्पेस जंक की तरह काम करना, ये बिल्कुल सही है। तो PSLV जो ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल्स इज अ प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प परफॉर्मिंग इन ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल यूजिंग द फाइनल एंड अदरवाइज डिस्कार्डेड स्टेज ऑफ PSLV। तो यहाँ पे देखो एक चीज आप समझ रहे हैं, जो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉडल एक तरीके से क्या ना, ये भी ये बिल्कुल सही है, जो वर्क हाउस रॉकेट एंड ये PSLV का यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो ये भी नेविगेशन वगैरह से रिलेटेड जो होता है, ये डिटेक्ट करता है नेविगेशनल गाइडलाइंस एंड कंट्रोल, जिसको हम NGC भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जो जैसे मतलब यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सा ये पावर वगैरह से रिलेटेड अगर बात करें तो क्या हो गया, PSLV जो टैंक वगैरह की बात हुई, बैटरी वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे बात किया जाता है। ये भी थर्ड क्या है ना,
बिल्कुल सही, सेकंड और थर्ड यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट वैसे भी यहाँ पे गलत था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन किसके रिलेटेड है ये समझो। क्वेश्चन अपने पास जो रिलेटेड है वो है लुम्पी स्किन डिजीज। ये अभी आपने देखो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में था, लुम्पी जो स्किन डिजीज है किसके रिलेटेड था ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, जो लुम्पी स्किन डिजीज है वो क्या वायरल, जो ये एक तरीके से क्या वायरल डिजीज है, या पहले तो पूछा जाएगा ये क्या वायरल डिजीज है, इसी में पूछ देगा क्या ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो लुम्पी स्किन डिजीज है ये एक तरह से क्या ना वायरल डिजीज है, ठीक है। ये जो वायरल डिजीज है किसके लिए सबसे ज़्यादा क्या था, ये कैटल को, आपने देखा होगा कैटल हो गया, या जैसे वाटर बफेलो वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे बोला जा रहा है। क्योंकि ये देखो ये कॉज किया जाता है बाय जैसे पॉक्स, जो पॉक्स वायरस करके है। एक मिनट हुआ, मैं यहाँ पे देख ही देता, हाँ लुम्पी स्किन डिजीज इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है आपको यहाँ पे, लेकिन मैंने अभी क्या बताया, ये वायरल डिजीज है of the cattle and the water buffalo spreaded by the mosquito, flulips and webs by the directly contact among the cattle and throughout the contaminated food and the water. अभी मैंने आपको क्या बताया, ये सही है, ये स्प्रेड किया जाता है, लेकिन आपको आपसे पहले अगर पूछिए कॉज किसके थ्रू है तो क्या है ना, बाय पॉक्स वायरस, ठीक है। ये आपको यह पॉक्स वायरस जिसको हम लोग कह सकते हैं एलएसडी वायरस, ठीक है, पॉक्स वायरस एलएसडी वायरस, ठीक है। तो ये चीज स्प्रेड करता है, अभी मैंने बताया क्या मॉस्किटो से, सही है बिल्कुल सही है, मॉस्किटो हो गया, फ्लाई हो गया, लिसिस हो गया। तो ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट जब मतलब जो ये बाय द डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अमंग द कैटल थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड वाटर। तो देखो इसका सिम्टम्स क्या होना, धीरे धीरे क्या होगा, फीवर, जैसे फीवर वगैरह होता है। पहला देखो यहाँ पे क्या ना वायरल बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, इसमें थोड़ा सा और इसमें समझो ये क्या है ना, एक तरीके से इसमें जैसे अगर ऐसा कुछ होता है तो एनिमल में क्या होगा, फीवर वगैरह का सिम्टम्स आपको दिखेगा, डिप्रेशंस वगैरह भी आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे कैरेक्टर जैसे स्किन वगैरह हो गया, ब्लड वहाँ पे क्या होगा, एक बूंदा बूंदा ऐसे करके क्या होगा ना, ये मतलब एक छेदा छेदा टाइप का यहाँ पे होने लगता है, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ द बोला जाता है कि जैसे मान लो कि ये क्या होता है, जैसे अबॉर्शन वगैरह में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है किसको, जैसे प्रेग्नेंट, अगर मान लो हम बोल देते प्रेग्नेंट जो मतलब एनिमल्स है उसमें ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसी की वजह से कुछ कभी कभी क्या होता है, एनिमल्स क्या होता है, डेथ भी कर जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, तो ये पहला क्या नहीं यहाँ पे गलत है। दूसरा अगर देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर द वायरस सो प्रिवेंशन बाय द वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ द कंट्रोल, बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया कि ये क्या ना, ये भी मैंने बताया कि ये वायरस वायरस है तो इसका क्या ना कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये भी मैं आप टॉपिक अगर आपने कभी मतलब करंट अफेयर देखा होगा, जो अभी ये जो मतलब क्या कह सकते हैं उसके न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, तो ये चीज़ आपने देखा होगा। तो ये चीज़ आपको पता है कि ये चीज़, 1 मिनट, ये सही है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये बोला जाएगा देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर द वायरस फॉर प्रिवेंशन बाय द वैक्सीनेशन इज मोस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ द कंट्रोल, ये यहाँ पे ये बोला कंट्रोल के लिए, बिल्कुल सही। अगर इसमें यही पे चीज अगर बोल दे सेकेंडरी, अगर बात करें सेकेंडरी इन्फेक्शन की बात करें स्किन में, तो ये ट्रीटेड किया जाता है किसके किसके थ्रू, नॉन जो एस्ट्रोएटिक होता है, ठीक है, एस्ट्रॉइड जिसको बोलते हैं, नॉन एस्ट्रॉइडल एंटी इन्फ्लेमेंट्रियल, ठीक है ना, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेंट्रियल, और ये एक तरीके से क्या एंटीबायोटिक के तरह ये काम करता है, ठीक है। तीसरा बोला जा रहा है कि द डिजीज इज नॉट जूनोटिक एंड द मिल्क प्रोड्यूसिंग बायोन्स इन्फेक्टेड एनिमल दे विल बी फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन आफ्टर द बॉइलिंग और द प्रिजर्वेशन, ये भी सही है। अभी आपको मैंने बताया कि ये जूनोटिक तो नहीं है, ये बीमारी सिर्फ ह्यूमन में ये मॉस्किटो वगैरह से रिलेटेड आता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये वायरस स्प्रेड नहीं करता एनिमल से ह्यूमन में, ठीक है, इसी को जूनोटिक कहा जाता है। अगर ये स्प्लिट करता है तो इसको मतलब यहाँ पे नॉट, ये इस पे एक तरीके से जेनेटिक नहीं, जेनेटिक मतलब क्या होगा, जो एनिमल से एनिमल टू मैन, ठीक है, या ह्यूमंस, यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड, ये थर्ड भी, सेकेंड और थर्ड बिल्कुल सही है, तो आंसर उस अनुसार से आप देख लो। ये एक तरीके से क्या ना, ये जब आप इसको जब ये प्रोसेस में एक तरीके से बॉइलिंग या प्रिजर्व जो पास्चुराइजेशन करो तो उसमें क्या होगा, जो डीजे जो मतलब जो भी मतलब वायरस वगैरह वो क्या होगा, किल हो जाएगा, ठीक है, जब आप उसको गर्म पानी गर्म या आग पे उसको बॉईल करोगे, ठीक है। तो सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही है, हाँ चले जाते हैं, हाँ सेकेंड एंड थर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है। आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मैं आपको यहाँ पे बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके रिलेटेड बोला जा रहा है, रिगार्डिंग द डार्क, हाँ रिगार्डिंग द किसके डार्क मैटर एंड द डार्क एनर्जी, ठीक है। इस दोनों के बारे में बात किया जाए तो उसके रिलेटेड क्या बोला जाता है, डार्क मैटर इमिटेड लाइट एंड दे आर मेड अप ऑफ द पार्टिकल दैट दे हैव चेंज, ठीक है।
यहाँ पे जो एक तरीके से समझना, डार्क मैटर एक तरीके से मेडअप, अगर बात किया जा रहा है मेडअप की बात ये की जा रही है, तो डार्क मैटर ये मेडअप करता है पार्टिकल्स, ठीक है ना। दे डू नॉट हैव द चार्ज, ये चीज आपके, दे डोंट हैव द, 1 मिनट, इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज नहीं होता, दे डोंट हैव द चार्ज, ठीक है। तो ये इसका जो पार्टिकल, इसलिए इसका नाम डार्क कहा गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, चार्ज नहीं होता, ठीक है। ये इस जिसकी वजह से क्या होता है, ये लाइट को इमिट नहीं करता, ठीक है, ये दे डू नॉट इमिट द लाइट ऑल्सो, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा, गलत हो गया। देखो क्योंकि क्या होता है, एक चीज समझना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे फेनोमेना क्या है ना, प्रोसेस जैसे नॉर्मल डार्क एनर्जी एक तरीके से कह सकते, डार्क मैटर एक तरीके से यहाँ पे डार्क मैटर का तो आपको समझ गया। ऐसा ही एक तरीके से डार्क एनर्जी एक तरीके से क्या है ना, अगर आपसे पूछे तो डार्क एनर्जी यहाँ पे क्या है, अगर बोला जाए तो ये थ्योरेटिकल एनर्जी है, ठीक है ना। दे एनर्जी क्या होता है, दे जो एग्जर्ट करता है एक तरीके से क्या, निगेटिव या निगेटिव हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, डार्क एनर्जी एक तरीके निगेटिव हो गया। रिपल्सिव एनर्जी एक तरीके से क्या, रिपल्सिव फोर्स की तरह ये एक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आपको पता होना चाहिए। सेकेंड यहाँ पे क्या बोला जाए, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द डार्क एनर्जी केम फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ द सुपरनोवास व्हिच शो द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स ऑफ हैपनिंग एट एन एक्सेलरेटिंग रेट। यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक्सेलरेट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ही ये लिया गया था। तो डार्क, अभी आपको मैंने क्या बताया, डार्क एनर्जी एक तरीके से क्या है, अननोन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो यूनिवर्स पे एक लार्ज स्केल में क्या करता है, ये इफेक्ट करता है, ठीक है ना। एक लार्ज स्केल में ये क्या करता है, लार्ज स्केल में ये इफेक्ट करता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये पहला फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एविडेंस है, ठीक है, ये सही है। थर्ड में बोला, डार्क मैटर एक्ट एज एन एट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड आवर वर्ल्ड टुगेदर मीन्स वाल द डार्क एनर्जी रिपल्सिव फोर्स। अभी मैंने ये चीज भी आपको बताया, डार्क एक तरीके से क्या है ना, डार्क एनर्जी क्या है, रिपल्सिव फोर्स है। तो यहाँ पर डार्क जो मैटर है वो क्या है ना, एट्रैक्टिव फोर्स है। तो एक तरीके से क्या है ना, एंटी ग्रेविटी की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। दोनों एक तरीके में क्या है ना, एंटी ग्रेविटी है, जो एक तरीके से स्लोली स्लोली बोलते, स्लोली डाउन द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पे ये चीज स्लोली डाउन द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ पे क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मॉन्की पॉक्स के बारे में आपने सुना होगा, मॉन्की पॉक्स हो गया, ये अभी क्या ना बहुत ज्यादा, ये मॉन्की पॉक्स के अगर बारे में अगर आपसे पूछे तो ये सब चीज टॉपिक क्या ना अभी बहुत ज्यादा लेटेस्ट, ये इंपॉर्टेंट, अगर आपने पढ़ा होगा, ये सितंबर अक्टूबर में ही आई थिंक ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। मॉन्की पॉक्स हो गया, जो इससे पहले मैंने एक बताया वो हो गया, जैसे लुम्पी डिजीज के बारे में मैंने बताया, ये सारा का सारा भी बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम लोग चलते, क्या ना मॉन्की पॉक्स की यहाँ पे बात की जा रही है। देखो मॉन्की पॉक्स की जब बात की तो मॉन्की पॉक्स एक तरीके से क्या ना जूनोटिक है, ठीक है ना। ये एक तरीके से डिजीज है जो ट्रांसमिट होता है अगर इन्फेक्टेड टू द ह्यूमंस। ये बिल्कुल सही यहाँ पे बोला जा रहा है, तो ये यहाँ पे सही है। ये देखो इसका जो फ्लूड, ये जब जो ट्रांसमिट करता है, ये कॉन्टैक्ट, अगर मान लो कोई भी फ्लूड वगैरह हो गया या जो स्किन वगैरह से जब ये मतलब किसी के स्किन से कंटेक्ट होता है, तो ये एक तरीके से क्या होता है, या जैसे कि मतलब वो क्या होता है, एक तरीके से वो मतलब ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि बोल सकते हैं जैसे माउथ हो गया या थ्रोट वगैरह हो गया या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट वगैरह अगर कहीं पे गिरता, उसकी वजह से भी ये क्या हो सकता है, ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मतलब ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे के में, जैसे एनिमल से ह्यूमन में, ठीक है। तो क्या मॉन्की पॉक्स वायरस इन्फेक्टेड हैज बीन डिटेक्टेड इन द स्क्वेरल, गैम्पियंस, रैट्स हो गया, डॉर्मेंस हो गया, सम अदर स्पीसीज ऑफ द मॉन्की। ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड बोले, मॉन्की पॉक्स वायरस इज एन ऑर्थोपॉक्स वायरस which is genes of the virus that are also included the variola virus which can cause smallpox। ये भी यहाँ पे बिल्कुल, आप अगर ये चीज मानो तो ये भी यहाँ पे क्या है ना बिल्कुल सही, क्योंकि देखो ये एक तरीके से क्या है ना वैक्सीन वायरस भी इसको कह सकते हैं, जो कि हमको क्या है ना इसी का वैक्सीन वायरस क्या है ना हम लोग स्मॉल पॉक्स में एक तरीके से क्या यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले मॉन्की पॉक्स का कोई सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो एक तरीके से वही स्मॉल पॉक्स जो सिम्टम्स एक तरीके से सिमिलर टू दैट, मतलब स्मॉल पॉक्स आप देखते हो गोला गोला क्या होता है, वो फुंसी टाइप का जो निकल जाता है पूरे यहाँ पे, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये अगर मान लो स्मॉल पॉक्स का आपको पता है वर्ल्ड वाइड, मतलब इसका क्या है, स्मॉल पॉक्स का वर्ल्ड वाइड क्या है ना वैक्सीन वगैरह यहाँ पे क्या है निकाल दिया गया था। तो ये चीज वही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो मॉन्की पॉक्स है ना वो मोस्टली क्या है ना जैसे वेस्टर्न अफ्रीका हो गया, हाँ वेस्टर्न अफ्रीका। दूसरा अगर हम मान लो सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल या एंड वेस्टर्न अफ्रीका, वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। फोर्थ में यहाँ बोला जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैड डिक्लेयर दैट ग्लोबल मॉन्की पॉक्स आउटब्रेक ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ एन इंटरनेशनल कंसर्न।
ये वही मतलब हाई अलार्म हाईएस्ट अलार्म की यहाँ पे बात की जाती है, बिल्कुल सही है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे आर डिक्लेयर द ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ऑफ द इंटरनेशनल। तो यहाँ पे क्या है ना, एक तरीके से मतलब चारों के चारों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या है ना, तो आप वो देख लो। अगर चारों कहीं दिया लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया, तो नॉन ऑफ द एबव इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन देखा है चारों सही, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछ लिया, इन। यही होता है दिमाग, ठीक है ना। अभी मैंने लिथियम बैटरी, देखो अभी मैंने एक बैटरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, मैं आपको वहाँ पे सारा चीज़ें मैं बैटरी के बारे में बताऊंगा। ये एक टॉपिक ही मैं क्लियर कर देता हूँ, रुको। चलो क्या बोलोगे कि सर नहीं बताएं बैटरी के बारे में, लो मैं सोच रहा था कि अभी मैं टॉपिक नहीं लाऊंगा इसका, लिटरली मैंने ये सोचा था कि अभी मैं 100 क्वेश्चन का जो सीरीज है ये कंप्लीट कर दूं, लेकिन अब मैं ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज में, ठीक है। लिथियम बैटरी हो गया या सोडियम एंड लिथियम आयन बैटरी, मैं सारा का सारा अभी क्लियर करूंगा, पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि सोडियम एंड लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो सोडियम आयन बैटरी आर नॉट चार्जेबल अनलाइक द लिथियम आयन बैटरी, दे कैन रिस्टोर मोर एनर्जी पर यूनिट वॉट, ठीक है, यहाँ पे बोला गया। तो हम आपको बता दें सोडियम आयन बैटरी, ठीक है, कहाँ गया, अरे यार आ गया। तो सोडियम आयन जो बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे आप समझना, ये भी एक तरीके से क्या है ना, रिचार्जेबल बैटरी होता है, ठीक है। ये भी एक तरीके से क्या है ना, रिचार्जेबल बैटरी होता है, जिसमें आपको जैसे एनालॉग, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जैसे कि लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, सोडियम Na+, जो यहाँ पे सोडियम में क्या होता है, Na+ एक तरीके से क्या यूज किया था, सोडियम आयन एज ए चार्ज कैरियर, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले तो ये क्या है, माइंड में इसको कंसेप्ट रखना है। इसमें क्या है ना, सोडियम Na+ क्या है ना, एक तरीके से चार्ज के रिलेटेड यहाँ पे क्या है ना, चार्ज कैरियर के तौर पे ये काम किया जाता है। तो यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, दोनों ये भी क्या है ना, चार्जेबल बैटरी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सोडियम अरे यार ये क्या हो गया, सोडियम आयन बैटरी, ठीक है, चलो ये ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। दे कैन मेक श्योर दैट, हाँ, दे कैन मेक श्योर दैट वेल सूटेड फॉर द लार्ज एप्लीकेशन सच एज द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ये थोड़ा सा मतलब मुझे ये भी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही कि लार्ज व्हीकल्स में आपको ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो सोडियम आयन बैटरी मैं यहाँ पे थोड़ा समझा ही देता हूँ। आई थिंक मेरे से कुछ गलती हो गया, मिसप्रिंट मतलब मैं यहाँ पे वो लिख नहीं पाया, सॉरी सॉरी फॉर दैट। मैं यहाँ समझा, यहाँ पे बात भी सोडियम आयन बैटरी की ही की जाती है। एक ये भी क्या करता है, ये मोर एनर्जी स्टोर करता है एज पर दे, ओके, ये यहाँ ये आना चाहिए था यहाँ से, दे कैन, यहाँ से ले, दे कैन स्टोर द मोर एनर्जी पर यूनिट वाट एंड दे कुड बी मेक देम वेल सुटेड फॉर देयर एप्लीकेशन सच एज, लेकिन मैं समझाता हूँ सोडियम आयन बैटरी क्या है नहीं, ये दे कैन स्टोर मोर एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट वेट। और ये भी एक तरीके से क्या है ना, लार्ज एप्लीकेशन सच एज, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह हो गया, तो ये चीज़ यहाँ पे भी क्या है ना, ये यूज किया जाता है, ये चीज़ पता होना चाहिए। तो ये भी क्या है ना, बिल्कुल सही है। थर्ड बोला जा रहा है कि क्या बैटरी भी जो बिकॉज ऑफ द क्यों स्कार्सिटी ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक देम इट इज मोर एक्सपेंसिव ऑफ द प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस देन लिथियम आयन बैटरी। ये बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे क्या है ना, बहुत मोर चीपर देन होता है किसके, लिथियम के कंपेरिजन में ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा चीपर होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि देखो, इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो एवेंडेंट एक तरीके से क्या ना यहाँ पे मिलता है, रॉ मटेरियल रिक्वायर टू मेक देम, तो ये एवेंडेंस होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि इन सोडियम बैटरी के लिए Na+ की यहाँ पर रिक्वायरमेंट एज ए चार्जेबल के तौर पर ये काम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये नॉट एक्सपेंसिव, इट इज मोर लेस एक्सपेंसिव बात कर सकते थे, ये भी क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। तो देखो यहाँ पे पहला एक तरीके से सेकंड आंसर सही है, फर्स्ट तो वैसे ही गलत है, नॉट चार्जेबल है, लेकिन है क्या, चार्जेबल। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या करता है ना कि एक अलग से ये टॉपिक लाने वाला ही था, ठीक है, बट चलो क्वेश्चन आ गया, तो अब मैं सोच रहा हूँ इसी में इसको ऐड ऑन कर दूँ या इंक्लूड कर दूँ, ठीक है। देखो एक नया अभी जो है ना, जैसे अभी मैं ऊपर मैंने क्या बताया, फिनलैंड से रिलेटेड बैटरी के बारे में, मतलब लिथियम एंड सोडियम आयंस के बैटरीज वगैरह का मैं बताया, ठीक है। इससे रिलेटेड एक टॉपिक है, वो भी करंट में बहुत ज़्यादा न्यूज में था। करंट में बहुत ज़्यादा न्यूज में होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, आपको पता है कि जो मतलब जैसे रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा था, ठीक है, इससे थोड़ा कोरिलेट कर दो, रशिया प्लस यूक्रेन का जो वार चल रहा था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, रसिया को मतलब ये पता चल गया कि यूक्रेन को फुल्ली सपोर्ट क्या यूरोपियन यूनियन की तरफ से मिल रहा है। रसिया ने क्या कर दिया, वहां पे जो गैस पाइपलाइन के थ्रू जो गैस वहां पे डिलीवर करता है, आई थिंक 40% गैस जो है ना, ये यूरोपियन यूनियन में ये डिलीवर करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या है, जैसे मतलब एनर्जी का जो बहुत ज्यादा वो मतलब कहते हैं ना कि जो मतलब कंजप्शन होता है उसको ये फुलफिल करता था।
लेकिन क्या हुआ, जब रसिया को ये चीज़ पता चला तो रसिया ने क्या कर दिया, यहाँ पे गैस का जो मतलब आदान प्रदान कहते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वो क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद अब देखो दूसरी चीज़ क्या हुई कि यूरोपियन यूनियन को भी तो कुछ ना कुछ एक अल्टरनेटिव सोर्स लाना चाहिए था ना, क्योंकि यूरोपियन यूनियन तो ऐसे नहीं बैठा रह सकता, क्योंकि आपको पता है कितना ठंडा प्रदेश है, कितना ठंडा वहाँ के रहते हैं, वहाँ पे मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर -2 -1 डिग्री रहता है, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। तो फिर क्या हुआ, एक मतलब नया टेक्नोलॉजी इन लोगों ने इन्वेंट किया, ठीक है। 1 मिनट मैं अभी पूरा इसको मतलब एक ये भी लेटेस्ट टॉपिक है, थोड़ा मैं क्लियर कर दूँ। तो फिनलैंड, ये याद रखना कौन था, फिनलैंड ने मतलब फिनलैंड बेस्ड एक कंपनी है, वो क्या है ना, एक तरीके से इन्होंने एक न्यू बैटरी जो है ना, न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू बैटरी कह सकते हो, एक नया बैटरी बनाने की एक टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू इन्होंने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके थ्रू इन लोगों ने क्या कर दिया, सैंड का यूज करके, किसका, यूजेज ऑफ सैंड, ठीक है, यूजेज ऑफ सैंड या यूज ऑफ सैंड, उनको सैंड का यूज करके उन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से टू स्टोर द क्या, टू स्टोर द थर्मल एनर्जी। और इनका एक तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, एनर्जी बनाने का एक तरीके से इन लोगों ने क्या कर दिया, एक बैटरी इन्होंने क्या किया, इन्वेंट किया, किसको, विद द हेल्प ऑफ द सैंड, ठीक है ना, किसके लिए, क्योंकि स्टोर करना था इसको क्या ना, थर्मल एनर्जी, ठीक है, स्टोर थर्मल एनर्जी। तो इन्होंने क्या, देखो क्योंकि क्राइसिस तो आपको पता है, ये मतलब इन्होंने क्या कर दिया, एक क्राइसिस ये लोग फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, सैंड की हेल्प से क्या कर दिया, इन्होंने एक तरीके से थर्मल एनर्जी का यहाँ पे यूज करना स्टार्ट कर दिया। देखो अब ये आपसे कोई पूछ लेगा तो ये आपको पता होना चाहिए कि सैंड की मदद से इन लोग क्या करते हैं, एनर्जी यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। अगर आपसे पूछे सैंड, जैसे आपने बताया सैंड बैटरी, तो क्या होता है, देखो एक तरीके से क्या होता है, सैंड बैटरी में क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर एज ए जो हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी ये लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हमने क्या कर दिया, जैसे सैंड है, ठीक है, तो हमने सैंड को यूज किया, तो सैंड को हम एक तरीके से एज ए मटेरियल यूज करेंगे वहां पे, सैंड यूज एज ए मटेरियल, ठीक है। तो ये मटेरियल जिसमें क्या करेगा, ये एक तरीके से एक स्टोर्ड मीडियम डाला जाएगा, जो क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, एक तरीके से स्टोर करके रखेगा, जो इन द सेंड एज ए हीट, एक चीज याद रखना, सैंड में जो रहेगा वो क्या करेगा, एज ए हीट ये लोग क्या करेगा, उसको एनर्जी को वहां पे स्टोर करके रखेंगे। तो ये चीज आप समझना। दूसरी चीज क्या, देखो क्योंकि देखो आपको पता है मेन पर्पस क्या था ये बनाने का, आपको पता कि पर्पस क्यों था, ऐसा क्यों आ गया, क्योंकि अभी मैंने उसके पीछे रीजन बताया था। पर्पस यही था कि इसको क्या करे, जो वर्क करेगा ये, इसको स्टोर करने के बाद क्या होगा, ये हाई पावर जो होता है ना, हाई पावर हाई जो कैपेसिटी जो होगा एनर्जी का, उसको ये जैसे मतलब स्टोर करेगा। और ये एनर्जी कैसे बनेगा, तो क्या हुआ, विंड की मदद से एंड सोलर का, जो सोलर एनर्जी की मदद से ये चीज़ें वहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये यही बेनिफिट था, ये चीज़ मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर किया। ये चीज़ अब ये अगर आपसे पूछे कि कैसे बनेगा या क्या बनेगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब देखो क्या हुआ, जैसे मान लो एनर्जी, जैसे मान लो हम लोग अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग जनरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। जब एनर्जी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, अब समझना, एनर्जी जो हम बनाएंगे, तो अब इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है हम लोग बनाएंगे किसकी मदद से बनाते हैं, जनरेट करेंगे, जैसे विंड की मदद से अभी मैंने बताया, और सोलर, जैसे सोलर पैनल वगैरह हो गया, सोलर जो टर्मिनल वगैरह उसकी मदद से, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा, ये पहला काम। दूसरा उसमें क्या होगा, 30% जो एनर्जी है ना, अगर हम ये बोलेंगे 30% ऑफ जो एनर्जी है वो डायरेक्टली जो है लोकल, जैसे पावर जो है ना, वो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के पास मतलब यूज करने के पर्पज से वहां पे जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो जरूरी है ये सब चीजें। तो यहाँ पे देखो 30% जो विंड और जो सोलर एनर्जी जिससे बनेगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, यूजेज के लिए स्ट्रेटली डायरेक्ट किस पे, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आफ्टर दैट जो 70% जो एनर्जी उनको इन लोगों ने क्या सोचा कि एक तरीके से जो हाई टेम्परेचर जो मतलब एक तरीके से 600 to 1000, आई थिंक एक बार ये कंफर्म कर लेना इतना टेम्परेचर है कि नहीं, ये मुझे कंफर्म थोड़ा सा, मैं ये 1000 है या 1200 है, मुझे ये थोड़ा एग्जैक्टली कि थोड़ा यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। उन्होंने 70% जो मतलब जो भी एनर्जी बचेगा उसको उन्होंने क्या कर दिया, सैंड बैटरी में उन्होंने एक तरीके से हीटिंग फॉर्म में क्या कर दिया, स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बोला जाएगा कि जो स्टोर एनर्जी होगा वो क्या करेगा, जैसे विंटर वगैरह हो गया, रीजन क्या था इसको स्टोर करने का, क्योंकि आने वाले जैसे विंटर वगैरह हो गया उनमें ये क्या कर सकता, उसको क्या कर सकता, एक तरीके से धीरे धीरे यूज करना स्टार्ट करेगा। ये तो नहीं है कि एक ही बार में पूरा यूज होगा, तो नहीं, तो धीरे धीरे क्या करेगा, इसको आने वाले समय में हर एक मंथ बाय मंथ उसको क्या करेगा, वो यूज करेगा। इसीलिए सैंड बैटरी का यहाँ पे क्या बोला, सैंड बैटरी को कैसे यूज करते हैं ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर किया, ठीक है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर बताएं आपको, जैसे रसिया की हम बात करते हैं, अगर मान लो यूरोप में अभी मैंने बताया क्यों क्राइसिस हुआ, यूरोप में अगर हम बात करें क्यों क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस क्यों हो गया, देखो रसिया क्या करता है, 40% बोला जा रहा है। अगर हम रसिया की बात करें थोड़ा सा मैं और इसमें डिटेल, तो रसिया क्या कर रहा है, 40% जो एनर्जी है ना
वो एक तरीके से यूरोपियन यूनियन को सप्लाई करता है, नेचुरल रिसोर्स जिसको नेचुरल गैस कहते हैं, यूरोपियन यूनियन को ये सप्लाई करता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ये बोला जाए कि जो सभी के नॉर्थ हेमिस्फीयर का जो भी है ना, सभी यहाँ पे हीटिंग एनर्जी विंटर में क्या होता है, यही गैस वगैरह वहाँ पे सप्लाई होता है। तो यही एक वर्ल्ड में धीरे धीरे क्या है, अब क्या है, एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी आ रहा था, तो उसी को स्टोर करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, सैंड बैटरी का यहाँ पे मदद लिया, ठीक है। तो देखो अब एक तरीके से अभी जो अभी अपने लेटेस्ट ही मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले की बात है, एक न्यूज में पढ़ रहा था, ये लेटेस्ट न्यूज है, ठीक है, ये भी था लेटेस्ट, लेकिन एक लेटेस्ट न्यूज अभी और ये पढ़ा मैंने कि जो मतलब जैसे मतलब बोला क्या जा रहा है कि जो 85% जो पावर है, ठीक है, 85% जो पावर है, जैसे मतलब फ्रॉम VLF, जैसे यह एक तरीके बैटरी एनर्जी स्टोर सिस्टम है, ये मतलब ये जो फंड जो एक तरीके से समझना ये, ठीक है, ये पहली बार जो मतलब अपने भारत में ये नया जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स मिनिस्टर है ना, उन्होंने ये चीज बताया कि बैटरी एनर्जी, एक मिनट में भी समझा रहा हूँ क्या होता है ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। देखो ये इसलिए लाया गया था कि अभी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक कार वगैरह पे काम किया जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। क्या इनिशिएटिव मतलब क्या, इन्होंने ये बोला कि 5 सेकंड में बैटरी आपका क्या होगा, फुल चार्ज होगा। जब आप कितना बेनिफिट होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अगर हम काम करेंगे, तो बोला गया सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में आपका जो बैटरी है वो चार्ज होगा और आप निकल जाएगा। ये इसलिए ऐसा बोला गया। देखो इन्होंने एक तरीके से बैटरी एनर्जी स्टोर सिस्टम एक तरीके से इन्होंने इन्वेंट किया, ठीक है। जैसे मान लो कि हर एक पावर प्लांट, जैसे पावर प्लांट वगैरह जहाँ पे एनर्जी, जैसे पेट्रोल पंप हम लोग जाते हैं, तो वहां पे भी इन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से एक लिथियम बैटरी से रिलेटेड पूरा एक स्टोरेज वहां पे रहेगा, ठीक है। जो चीज मान लो कि बैटरी से रिलेटेड एक स्टोरेज यहाँ पे रहेगा। जैसे मान लो कि ये पूरा एक स्टोरेज है, ठीक है। अभी 1 मिनट, हाँ, ये पूरा एक ऐसे ऐसे करके 50 स्टोरेज सिस्टम वहाँ पे रहेगा। धीरे क्या होगा, मालूम मैं अपनी गाड़ी लेके मुझे ये पता है कि वहाँ पे क्या ना मेरा बैटरी वहाँ का वो डिस्चार्ज होगा और मुझे क्या ना आगे जाना। तो ये क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना बैटरी डालूंगा, ठीक है। और यहाँ जो मेरे बैटरी से मिलता जुलता कोई बैटरी वहाँ पे होगा जो फुल चार्ज होगा, मैं क्या करूंगा, अपना बैटरी उस प्लेस पे प्लेस करूंगा और वहां से वो बैटरी लेके अपने गाड़ी में डाल के क्या करूंगा, आगे निकल जाऊंगा। तो यहाँ पे ये चीज, यही बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का एक तरीके से ये एक तरीके से क्या है, टेक्नोलॉजी जो डेवलप किया किस चीज के लिए, स्टोरेज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। क्यों बात, जिससे किसी होगा, जिससे मतलब ये कह सकते हैं डेवलप्ड बैटरी वगैरह जो ऑलरेडी पहले से क्या बना बनाया बैटरी रहेगा, उसको ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जो बैटरी स्टोरेज, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, जो बैटरी स्टोरेज पोटेंशियल है वो क्या बोला कि 600 गीगावाट है ना, 2030 तक क्या है ना, इनको हमको पोटेंशियली स्टोर करना 600 गीगावाट। और किनके थ्रू बोला गया, ये नीति आयोग के थ्रू बोला गया, नीति आयोग या नीति आयोग की रिपोर्ट ये चीज बोल रही है, ठीक है। तो देखो इसमें ये बोला गया कि अभी मैंने ये सारा चीज बताया, तो ये एक तरीके से क्या नहीं, प्री सेटअप रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको सारा का सारा चीज, जैसे मान लो कि वहां पे एनर्जी का, वहां पे वो जो बैटरी हम लगाएंगे, तो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ, जैसे मान लो कि हाइड्रो हो गया या कंप्रेसर एयर स्टोरेज हो गया, मैकेनिकल फ्लाईव्हील, इन सभी की मदद से वहां पे क्या होगा, एनर्जी का स्टोरेज वहां पे बनता रहेगा। एनर्जी एक तरीके से क्या होगा, बनता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका बैटरी क्या होगा, ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहेगा और आपको वहां पे क्या है, समय देने की कोई जरूरत नहीं। आप अपना बैटरी डालो वहां पे और क्या करके एक ऑन द बिहाफ ऑफ दैट एक अनदर बैटरी आप वहां से पिकअप कर सकते हो। ये अभी नया एक तरीके से ये इनिशिएटिव जो 2030 तक बोला गया हमको हाई पोटेंशियली, और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, लिथियम बैटरी की बात की जा रही है। इसमें क्या है ना, लिथियम आयन की बात की जाए, लिथियम आयन बैटरी जो है ना, एक तरीके से ये बोला गया कि वहां पे ये लेस कॉमनली, आपको ये पता है कि देयर मतलब एक तरीके से वहां पे ये यूज किया जाएगा। तो लिथियम आयन बैटरी की यहाँ पे बात की जा रही है। एक बार आप इसका फोटो देखना, मैं फोटो लगाया नहीं, मैं तो अभी ये बताने वाला भी नहीं था, बट आ गया क्वेश्चन तो मैंने इसको इसी में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा जो ओवरव्यू था लिथियम आयन बैटरी एंड बैटरी सिस्टम से रिलेटेड, जो फिनलैंड वगैरह में भी अभी आपको था, तो इसीलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला कि इस पे जीन एडिटिंग से रिलेटेड बात किया जाए, ठीक है। देखो जीन एडिटिंग का मैंने एक टॉपिक भी आपको कवर किया था, मैं अभी भी चाहूँ तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक आपको कवर कर दूंगा, बट चलो अभी यहाँ पे सारा चीज है, आई थिंक ये आपको ओवरव्यू के तौर पर यहीं पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो बोल क्या है, जीन एडिटिंग सॉरी, जीन एडिटिंग कैन रेफर करता है टेक्नोलॉजी जो अलाउ करता है जेनेटिक मटेरियल टू बी एडेड एंड रिमूव और द अल्टर एट द पार्टिकुलर लोकेशन इन द जीनोम्स। तो देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं,
जीन एंड जीनोम भी एडिटिंग कहते हैं, जीनोमी एडिटिंग, ठीक है ना। ये रेफर करता है एक नया टेक्नोलॉजी है। देखो इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ये परमिट करता है किसी भी डीएनए वगैरह को क्या कर सकते हो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना अलाउ किया जीन, जैसे मतलब क्या होगा जीन मटेरियल वगैरह का आप क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हो। पहली चीज ये बिल्कुल पहला स्टेटमेंट से, इसमें थोड़ा और मैं बता दूं, जीन जो जीन मतलब एक तरीके से क्या है ना, जीन मटेरियल को हम लोग क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसके बाद या अल्टर कर सकते हैं। हमको जैसे मान लो सपोज करो ये ऐसा है आज का फंक्शन है, जैसे मान लो कि हम किसी को कैंसर हो गया, ठीक है, अगर हम उसको लग रहा है कि हम उसके उस पार्ट को डीएनए को रिमूव करके कुछ और फिट कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये भी काम किया जा सकता है। जैसे डिजीज वगैरह क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। दूसरा चीज अगर हम मान लो कोई क्रॉप वगैरह को इसी ये जीन एडिटिंग की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉप में भी क्या ना बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आज हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है बहुत समय क्या होता है ना, क्रॉप को खा जाता है, क्या खा जाता है कि मतलब वो जेन इफेक्ट डिफेक्ट वगैरह होता है, जिससे मतलब पता नहीं है कि मतलब डिजीज वगैरह लग गया, आप देखते हो पेड़ में ऊपर ऊपर में व्हाइट व्हाइट या कुछ भी फफूंदी टाइप का लग जाता है, तो आप क्या कर सकते हो उसको एक एप्लीकेशन मतलब एक होता है ना पार्टिकुलर जो कह सकते हैं कि क्रॉप को जो मतलब उस डिजीज को पूरे क्रॉप में फैलने से आप क्या कर सकते हो बचा सकते हो। इससे क्या होगा आपका क्रॉप का इम्प्रूवमेंट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही जीन एडिटिंग की यहाँ पे बात की जाए। सेकेंड बोला क्या जा रहा है, क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरस्प्रीडेड शॉर्ट पैलेड्रोमिक रिपीटेड, ये एक तरीके से कैंची है, सीजर इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो क्रैशर एक तरीके से क्या है ना, ये इट इज ए जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी विच रेप्लिकेट द नेचुरल डिफेक्ट मैकेनिज्म इन द बैक्टीरिया टू फाइट वायरस अटैक यूजिंग ए स्पेशल प्रोटीन सी कैस 9। बिल्कुल ये भी सही है। तो देखो यहाँ पे ये यही बोला गया कि जो ये कैस 9 एक तरीके से क्या है ना, ये क्या करेगा फाइट करता है। जैसे कैस 9 के बारे में थोड़ा सा मैं समझाऊं, ये ऊपर का बिल्कुल सही CRISPR, ये याद रखना, ये पूछा जाता है पेपर में। तो ये जो कैस 9 एक तरीके से क्या एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक वन टाइप ऑफ द टेक्नोलॉजी जो क्या करता है, जैसे मान लो कट वगैरह हो, जैसे मान लो कट हो गया या पेस्ट मैकेनिज्म, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म होता है जिसमें डीएनए वगैरह क्या करता है, ये कट और पेस्ट कर सकता है कोई भी। जैसे हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे क्या है ना, इसके डीएनए में या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम लोग, जैसे मतलब कोई भी जेनेटिक कोड वगैरह होता है, लिखो यार चलो ये लिख दो, जैसे कोई भी जेनेटिक कोड वगैरह होता है, वो जेनेटिक कोड में क्या होता है आपको पता चल गया कोई एक लोकेशन है वो डिफेक्टिव है, तो हम क्या कर सकते हैं एक उस लोकेशन को हम क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट, हमको क्या करेगा, हमको ये जरूरत पड़ेगा तो हम उसको क्या करेंगे चेंज कर देंगे या एडिट कर देंगे। जब जब हमको वो डीएनए क्या स्टैंडर्ड जो भी है वो क्या करेगा, हम अगर आइडेंटिफाई कर गया तो हम जो मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि यूजिंग द कैस प्रोटीन 9, ठीक है ना, कैस 9 प्रोटीन की मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं, ये एक तरीके से मैंने बताया क्या है ना पेयर ऑफ सीजर से जो हम उस लोकेशन को क्या कर सकते हैं तो वहां से कट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, उसको वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज बताने की कोशिश की जा रही है, तो ये बिल्कुल सही है, ये पूछ भी लेगा पेपर में, ये यूपीएससी में पूछा गया, इसलिए ये चीज आपको याद रखना है। ये जो कैस 9 क्या है, तो ये एक तरीके से क्या है ना सीजर टाइप के पेयर ऑफ द सीजर है जो क्या करता है लोकेशन को कट वगैरह से रिलेटेड ये काम करता है। थर्ड लगे द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर द 2020 दैट वाज गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग एंड द पायनियरिंग द यूज ऑफ द क्रेसेट CS नॉन। तो बिल्कुल ये द नोबेल प्राइज उस समय 2 वुमेन्स को आई थिंक मिला था, 2 वुमेन्स को मिला हुआ था, 2 वुमेन्स को। तो मैं 1 मिनट मैं नाम आपको थोड़ा सा मेरे माइंड से जा रहा है तो मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। दो नेम दो 2020 में ना एक तरीके से कैस ये जो जीन एडिटिंग से रिलेटेड 2 वुमेन्स को मिला हुआ था, तो वो कौन था इम्यूल आई थिंक कैपेंटर फ्रांस की थी आई थिंक। 1 मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ नाम, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक में चलेगा, EMMANU इम्यूला कारपेंटियर इम्यूला कारपेंटर, ये फ्रांस की थी। और दूसरी थी एक, ये कौन थी, ये एक तरीके से शायद जेनिफर थी, JENNIFER, जेनिफर जेनिफर ए डोंडा, ये जर्मनी की थी। तो ये 2 ऐसी वुमेन्स थी साइंटिस्ट, वुमेन साइंटिस्ट थी जिनको क्या है नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में 2020 में, किसके बिहाफ में, ये जीन एडिटिंग के रिलेटेड इसको क्या है ना ये चीज मिला हुआ था, जिन्होंने क्या कहते हैं डेवलपमेंट किया था एक मेथड जिसको हम लोग जीन एडिटिंग कहते हैं, ठीक है। और यही अभी मैंने आपको बताया कि क्या है ना जो 2 साइंटिस्ट वही यूज ऑफ द क्या था CRISPR, तो इसका फुल फॉर्म दिया क्लस्टर रेगुलर इंटरस्प्रीडेड शॉर्ट पैलिनेड्रोमिक रेपिटेड, ठीक है ना। और ये क्या था कैस 9 एक तरीके से क्या ना आपको पता होना चाहिए प्रोटीन 9 है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर है ये और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको आप रखना माइंड में, ठीक है।
हो सकता है मैं कभी इससे रिलेटेड एक टॉपिक भी आपको क्लियर कर दूं, बट अभी आपको ये माइंड में रखना है। तो तीनों के तीनों यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो गया डी। इससे रिलेटेड अगर कोई आपको लगे कि नहीं सर मुझे नहीं समझ आता, प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, मैं आगे और आपको इसको क्लियर करना, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो चीज़ आपके माइंड में रहना चाहिए, यहाँ ये पेपर में पूछा जा सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लाउड बस्टर के बारे में। क्लाउड बस्टर एक तरीके से बोला क्या जा रहा है, क्लाउड बस्टर रेफर टू एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ द रेन दैट हैपेंस इन अ शॉर्ट पीरियड सम टाइम accumulated by the hails and the thunder। तो बिल्कुल सही है, एक तरीके से क्लाउड बस्टर रेफर करता है एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ द रेन, जैसे मतलब कहते हैं ना कभी कभी आकाश फट जाना। तो यहाँ पे यही चीज देखा जाता है कि मानसून वगैरह में ये क्या होता है, जिससे जब फटता है ना तो शॉर्ट पीरियड के लिए, तो वो क्या कर हेल एंड थंडर स्टॉर्म की रिलेटेड ये बात करते हैं, बिल्कुल सही है। The Indian Meteorological Department defined a cloudbuster as unexpected precipitation exceeding the 10 centimeter per hour over a geographical region of approximately 20 to 30 square kilometer। ये भी क्या है ना, ये भी बिल्कुल सही है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये बात किया जा रहा है। थर्ड बोला जा रहा है, ड्यूरिंग द क्लाउड बस्टर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड द क्लाउड कवर वाज एट अ मैक्सिमम लेवल एंड विथ लो टेम्परेचर एंड स्लो विंड। ठीक है, तो ये भी क्योंकि देखो क्या होता है जब हाई अमाउंट, ये भी सही है, थर्ड भी सही है। तो इसमें क्या होता है ना, मैक्सिमम एंड द लो टेम्परेचर की जो बात की जाए, तो उसमें क्या होता है कि जब, क्योंकि जो हाई अमाउंट ऑफ द क्लाउड क्या करता है, वो कंडेंस कर जाता है एट वेरी रैपिडली रेट पे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक रिजल्ट होता है क्लाउड बस्ट, एक तरीके से ये रिजल्ट फॉर्म करता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है ना, बिल्कुल सही है, ये चीज आपको पता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो देखो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो बात की जा रही है ना, तो वहां पे मैं एक चीज बता दूं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक तरीके से क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। ये देखो ये बिल्कुल सही है, पहली चीज। दूसरा यहाँ पे क्या ना, अगर आपसे ये पूछे कि जो ये काम क्या करता था, इनका काम क्या है, ये मतलब किसके अंदर फंक्शन करता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। पहला तो ये आपको पता, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, और एक चीज थोड़ा सा पीछे से आवाज आ रहा हो तो उसको थोड़ा नेग्लेक्ट करके चलना, पीछे फंक्शन चल रहा है इसीलिए आप उसको मैं मना तो नहीं कर सकता। दूसरा चीज आपको ये याद रख लेना कि जो मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे मतलब ये काम क्या है, ये एक तरीके से अगर सेंट्रल है, सेंट्रल एजेंसी से रिलेटेड काम करता है। इनका काम क्या है, इनका मेन काम है ना कि जो काउंटर टेररिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, काउंटर टेररिज्म एजेंसी की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, काउंटर टेररिज्म एजेंसी के अंदर ये के रिलेटेड ये काम करता है। ठीक है, तो कौन किसके अंदर फंक्शन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ये क्या है, एक तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूट अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दूसरा बोला जाता है, द लॉ अंडर विच द एजेंसी ऑपरेटेड एक्सटेंडेड टू द होल इंडिया ओनली एंड डज नॉट अप्लाई टू द इंडियन सिटीजन आउटसाइड द कंट्री। देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सही, लेकिन ये यहाँ पे भी अप्लाई करेगा। इसके पीछे मैं एक रीजन बता दूं, क्योंकि देखो जो भी इंडियन सिटीजन आउटसाइड द कंट्री है, ठीक है, वो पर्सन जो गवर्नमेंट के लिए मतलब कहीं भी सर्व करता है, कहीं भी वो पोस्टेड है। जैसे मान लो कि जो पर्सन जैसे कोई शिप पे हो गया या एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, वहां पे अगर वो काम करता है, तो वो पर्सन जो कमिटेड, अगर मान लो ऐसा कोई इंडिया मतलब एक तरीके से कुछ भी काम होगा इंडियन सिटीजन से रिलेटेड, तो वहां पे उसका भी एक तरीके से वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए। तो ये क्या है ना, यहाँ थोड़ा गलत हुआ, गलत होने का रीजन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बोला जाए, एनआईए डज नॉट हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूटेड ऑफेंसेस रिलेटेड टू द एटॉमिक एनर्जी एंड फैसिलिटी। अभी मैंने आपको बताया क्या कि नहीं, एनआईए अगर सेंट्रल मतलब ये कैसे सेंट्रल एजेंसी है, तो इनके पास पूरा राइट है टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस, जो मतलब एक तरीके से क्या ना इंडियन मतलब ये कैसे होता है, जो इफेक्ट करेगा सॉवरेनिटी अगर हो गया, सॉवरेनिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया इंडिया के साथ, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट हो गया, या फ्रेंडली रिलेशन कहीं पे भी है कोई भी फॉरेन स्टेट के साथ, अगर उनके अगेंस्ट में कोई एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटी होता है, जैसे स्मगलिंग वगैरह आपको पता है, जैसे हाईएस्ट जो काउंटर फीडिंग होता है, क्वालिटी जो काउंटर फीडिंग होता है इंडियन करेंसी का, उन सभी चीज से रिलेटेड क्या होगा, यहाँ पे काम होगा। ठीक है, ये एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी काम करेगा, तो ये भी गलत है, यहाँ पे डज नॉट होना, दे हैव द पावर, ये याद रख लेना। नेक्स्ट ब्लॉक, इट empowered टू डील्स विद द टेरर रिलेटेड क्राइम अक्रॉस स्टेट विदाउट द स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट। अभी मैंने बताया कि ये सारा का सारा, क्योंकि ये सभी केस असाइन जब किया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में, जब ये चीज बोला गया था, तो पहले ये चीज बोल जाएगा था, इसमें क्या ना सब कुछ यहाँ पे डील किया जाएगा। ठीक है, ये भी ये फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। डी में अगर हम यहाँ पे लिख दे क्या ना, फर्स्ट एंड फोर्थ, मैंने आई थिंक ओनली, तो ये नहीं लिखा, तो डी आंसर क्या होगा, सही होगा।
मतलब समझ आएगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो मैंने बात की वो आपको पता होना चाहिए नेशनल, और एक तरीके से आपको ये पता होना चाहिए एक तरीके से एक स्पेशल कोर्ट भी है इस चीज़ से रिलेटेड, अगर कोई प्रॉब्लम तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्पेशल कोर्ट भी है एक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना। मुझे यार दो चीज़ बताना था, मैं अभी एक स्लाइड ऐड करके वहाँ पे थोड़ा बताता हूँ। ये कोई पढ़ाई से भी नहीं है, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी मेरे पास एक मेल आया था एक पर्सन का, एक बच्चे का ही होगा कोई, तो उसमें उसने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ लिखा था। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लिखा था कि सर आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, आपके पास मतलब जो एक्सप्लेनेशन है हो गया, जो भी कोई क्वेश्चन को इतना फुल ऑन एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, उसके बीच बीच में आप क्या करते हो, करंट अफेयर भी ऐड ऑन कर देते हो, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप करंट अफेयर भी ऐड कर देते हो। और अगर मतलब आपको ये पता है कि ये करंट अफेयर इससे रिलेटेड है या ये क्वेश्चन का ये आंसर है और यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो फिर सर आपका क्यों नहीं हो पाया? क्वेश्चन तो सही है। तो देखो भाई, मैं कोई अभी क्या है ना, कोई ये नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एजेड या कोई 35 साल 50 साल का इंसान हूँ, ठीक है, कि मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ पता समझ लेना पहले। मैं भी बहुत ही नॉर्मल, मतलब एज यूजुअल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम लोगों की उम्र का ही हूँगा। अब किसी किसी से मैं बहुत छोटा भी हूँगा जो ये वीडियो देखते होंगे, ठीक है। अभी मैं कॉलेज से ही पास आउट हुआ, बहुत रेयरली, मतलब ये सोच लो कि मैं बहुत मतलब आसपास ही मैं कॉलेज से निकला हूँ। और तुम्हारा क्वेश्चन भी सही है, तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ भाई। मेरे लिए क्या होता है ना, ये एक तरीके से बूस्टअप का काम करता है। अगर मैं ये चीज़ मतलब रिवीजन के तौर पे भी देखो, इसमें मेरा दो बेनिफिट है, मैं खुद भी बोल रहा हूँ। एक क्या होता है, मेरा बेनिफिट क्या है ना, मेरा रिवीजन बहुत प्रॉपर हो जाता है। जो चीज़ मैंने पूरे दिन में पढ़ा या जो भी चीज़ मैंने पढ़ा, जो करंट अफेयर मैंने मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हो, करंट अफेयर जो मैंने भी, जैसे पीआईबी से हो गया, ठीक है, या जैसे मान लो द हिंदू हो गया, द हिंदू हो गया, डाउन टू अर्थ हो गया, डाउन टू अर्थ से रिलेटेड जो मैं टॉपिक्स देखता हूँ, डाउन टू अर्थ, ये सब चीज़ क्या ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ मैं जैसे टॉपिक जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं देखता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ उसको एक नोट पैड पे नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। जब वो नोट डाउन करता हूँ, मुझे पता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं क्या करता हूँ उसको मैं एक तरीके से रिवीजन के तौर पे जब मैं आपको पढ़ाता हूँ कुछ भी, जैसे मैंने अभी पढ़ाया, तो अभी मैंने कितना इसी में मैंने, अगर मान लो ये जो अपना टेस्ट सीरीज 11th चल रहा है, 10th तो आपने देखा कि 10th का आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। ये जो 11th टेस्ट सीरीज, इसमें मैं अगर मान लो ये 5 टोटल पार्ट है, तो इस टोटल 5 पार्ट में आपने देखा कम से कम मैंने 8 से 10 करंट अफेयर के टॉपिक्स मैंने कवर किए। आप चेक करके देख लेना, आपको हर एक वो टॉपिक मिलेगा यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे, जो आपको अभी लेटेस्ट न्यूज में है, बैटरी से रिलेटेड हो गया, या जैसे अभी मैं तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइड हो गया, रामसर साइड हो गया, ये सभी के सभी करंट अभी पूरे के पूरे करंट पार्ट है। अभी जैसे मैंने अभी जैसे एक बताया था जो अपने गवर्नमेंट के थ्रू जो इनिशिएटिव का गगनयान हो गया, जो मतलब एक तरीके से उन सभी चीज़ के रिलेटेड मैंने क्या किया, पूरा कोशिश करता। तो ये सारे के सारे टॉपिक मुझे पता है, मेरे माइंड में चलता, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा भी यहाँ पे रिवीजन हो जाता है पहला। दूसरा देखो, रिवीजन के साथ साथ क्या होता है ना, कि मुझे भी ऐसा लगता है कि चलो मेरे से कुछ इशू गलत नहीं समझ पा रहा, तो मैं क्या, अगर आपको मैंने बताया, अभी जैसे कोई कमेंट सेक्शन में मुझे डाल देगा कि सर ये चीज़ क्या होता है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा उसको, वो चीज़ वहाँ पे अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में क्या करूँगा, कवर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं इसलिए, मैं भी भाई कोई वो नहीं हूँ, आपका क्वेश्चन सही था एंड आई अप्रिशिएट जो भी इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं किससे रिलेटेड है, ये है यूनेस्को से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आई थिंक मैं नहीं बताऊंगा ठीक है। तो ये यूनेस्को कंजर्वेशन, जो यूनेस्को कंजर्वेशन फॉर द सेफगार्ड द इंटेंजिबल हेरिटेज, ठीक है। तो ये चीज आप देखो समझना, इसमें पहला इसके बारे में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए, उसमें बोला गया सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, द पर्पस ऑफ द कंजर्वेशन इज टू सेफ गार्ड द एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज दैट आर इंडेंजर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो देखो पहला तो ये सही है, यूनेस्को हेरिटेज बनाने का ही मतलब ये था कि कोई ऐसा मतलब हेरिटेज साइट वगैरह उसको क्या ना खत्म ना कर दिया जाए, ठीक है। इसके लिए उनको, अगर मान लो आप यूनेस्को के अंदर में लिस्टेड कर देते तो क्या होगा, उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, या जो भी मतलब एक तरीके से क्या है ना, सेफ गार्ड उसको मिलेगा, जो भी चीज जो कल्चर से रिलेटेड हो गया, या कोई भी चीज उसमें ग्रुप से हो गया, या कोई ग्रुप में है, या कोई इंडिविजुअल है, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई भी आप जैसे हेरिटेज वगैरह या साइट्स वगैरह कुछ भी डालते हो, तो वो क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। सीधा सा मतलब था कि लोकल हो या नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी हो, उस कल्चरल हेरिटेज साइट को क्या किया जाएगा, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही था। अब यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था यूनेस्को का फुल फॉर्म, तो वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। यूनेस्को नेशन, यूनाइटेड नेशन, देखो समझना, यूनाइटेड नेशन, ESCO पहले लिख लेता हूँ, ठीक है।
और ई का मतलब हो गया एजुकेशन, एस का मतलब होगा साइंटिफिक, और जो मतलब सी का मतलब हो गया कल्चरल, एंड ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन। तो बोला जाए यूनाइटेड नेशन, ठीक है, एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये 2003 में आया था, लेकिन जब ये 2003 में आया तो इसको इन्फोर्स, जैसे ये अगर मान लो बोलो पूछा जाए तो ये 2003 में आया, लेकिन इसको इन्फोर्सली वर्क कब से स्टार्ट हुआ, ये 2006 से स्टार्ट हुआ। इसका क्या काम था, मैंने अभी शुरू में ही आपको ये चीज कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट से दूसरा बोला, इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑफ द 2003 कंजर्वेशन कंसिस्ट 24 मेंबर एंड इट इज इलेक्टेड इन द जनरल असेंबली ऑफ द कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड रोटेशन। यहाँ पे देखो, जो भी ये तो चलो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, जो भी जैसे इंटर गवर्नमेंटल कमेटी जो 2003 में वो बोला गया था 24 मेंबर के साथ कंसिस्ट किया गया, तो उसके रिलेटेड क्या है ना, जो भी इलेक्शन जनरल इलेक्शन हो। लेकिन ये जो मेंबर जो इलेक्ट होकर आए थे फॉर अ टर्म, जो भी इसका जो टर्म होता है, आपको ये बता सकते हो कोई क्या? अगर मैं इसका टर्म की बात अगर आपसे पूछूं तो कोई नहीं बता सकते हो क्या टर्म हो गया इसके 4 साल के लिए। जो भी मेंबर होगा उनका मेन फंक्शन क्या होगा, एक होता है ना कोर फंक्शन क्या था पहला, कि आपको कोई भी प्रमोट करना है, जैसे कंजर्वेशन साइट वगैरह, उसको आपको क्या करना, प्रमोट करना है, ठीक है। प्रमोटिंग के लिए आपको उसको रखा गया। जो भी दूसरा बोला गया कि आपको जो प्रॉपर गाइडलाइंस की यहाँ पे बात की, ठीक है ना, गाइडलाइंस से रिलेटेड आपको वहाँ पे प्रॉपर काम करना पड़ेगा, आपको क्या क्या गाइडलाइंस है वहाँ पे क्या होना चाहिए। तीसरा आपको क्या ना, कुछ रिकमेंडेशन आपको बनाने पड़ेंगे, जिससे क्या होता है, जो सेफ गार्ड से रिलेटेड जो मतलब मेजर्स, कुछ ऐसा रिकमेंडेशन मेजर्स बनेंगे जो सेफ गार्ड, मतलब जो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है उसको वहां पे क्या करे, सेफ गार्ड किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 ऐसे चीजें थे जो मतलब जो टर्म था 4 साल का, और ये कुछ बातें थी जो उसको क्या करना, इनको प्रमोट करना था, ठीक है। तो सेकंड भी यहाँ पे सही है। आपसे पूछ ले कि यूनेस्को जो कमिटी मेंबर्स जो वगैरह होते हैं उनको कितने साल का होता है, ये क्वेश्चन है कि कोई नहीं, आप पढ़ के देख लो नहीं बता पाएगा, ये क्या ना 4 ईयर्स से का है, ठीक है। जो बोला कि इंडिया है जो 4 कल्चर हेरिटेज एलिमेंट ऑन द प्रेस्टिजियस यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो आपको ये पता हो जो इंडिया में 4 तो नहीं है, ये मैं भी, मुझे भी इतना तो मुझे भी याद है, तो आपको पता हो कितने हैं। तो इंडिया में टोटल अगर यहाँ पे पूछे तो 14 है, ठीक है। तो ये 14 है, जिसमें मतलब जो 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट है, जिसमें प्रेस्टीज जो यूनेस्को में ये लिस्टेड है, ठीक है। तो देखो उसमें क्या है ना, कुछ ऐसे हैं जैसे मान लो कुछ वैदिक है, जैसे संस्कृत थिएटर हो गया, ये ट्रेडिशनल वैदिक हो गया, फिर रामलीला हो गया, ये भी आपको पता, जैसे रामलीला हो गया, ये क्या होगा अभी मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। अगर मैं बताऊँ दे आर, जैसे मान लो कि पहला भी मैंने बताया क्या, 1 मिनट, KUTIYATTAM, ठीक है, कुटियम्बम, ये क्या होगा दूसरा, इसमें कुटियम्बन एक तरीके से संस्कृत थिएटर है, ठीक है। उसमें क्या होता है आपको पता है, ट्रेडिशनली जो वैदिक चैंटिंग वगैरह हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है, रामलीला है, रामलीला में क्या रामायण जी का जो परफॉर्मेंस वगैरह होता है वो हो गया। तीसरा जो एक होगा मतलब एक तरीके से आप देख सकते हो रिलीजियस फेस्टिवल वगैरह हो गया, या रिचुअल्स वगैरह जो थिएटर वगैरह हो गया, जैसे गढ़वाल जी, ये हरियाणा, आई थिंक हिमाचल प्रदेश में, हाँ, गढ़वाल से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश में चाहू डांस हो गया। उसके बाद कलबीरा फोक सॉन्ग हो गया जो डांस राजस्थान में होता है। मुडीयेट्टू रिचुअल्स थिएटर हो गया जो डांस वगैरह केरला में होता है। दुर्गा पूजा आपको पता है सबसे फेमस कोलकाता में है। फिर बुद्धिस्ट चैंटिंग जो लद्दाख में हो गया, लद्दाख में बुद्धिस्ट चैंटिंग वगैरह हो गया। फिर आपको पता मणिपुर से रिलेटेड कुछ ड्रमिंग वगैरह से रिलेटेड डांस वगैरह मणिपुर का हो गया। फिर आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशन होगा ब्रास एंड कॉपर का जो जैसे ट्रेडिशन वगैरह होता है वो हो गया। पंजाब में आपको कुछ पंजाब का कुछ हो गया, वहाँ पंजाब का रिलेटेड होगा। फिर योगा हो गया, कुंभ मेला हो गया, आपको ये कुछ जैसे योगा हो गया। अब ये सभी के सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 14 है। और एक अभी एक मूवी भी आपने देखा क्या, जलीकट्टू, ये आपको याद रखना। जलीकट्टू आई थिंक या जंडीला गुरु है जो थिएटर है, सॉरी नहीं जंडीला गुरु, जलीकट्टू तो डोमेस्टिक वो मतलब लोकल लेवल की मैंने बात कर दी, ये नहीं, ये थिएटर है एक तरीके से। क्या जंडीला गुरु जो पंजाब में है, आई थिंक वो पंजाब का मैंने बता ही दिया था। तो ये टोटल आपको क्या ना 14 से आपको टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ये तो यूनेस्को के भारत का जो 14 है ये टोटल लिस्टेड है यूनेस्को में, ठीक है। ये चीज आपको पता ना, अगर आपको लगे मैंने बताया, नाम तो लिखा नहीं मैंने बताया है, एक बार आप क्या करना गूगल पे सर्च करके भी ये सभी के सभी यहाँ पे देख लेना। क्योंकि देखो अगर मैं सब बताने बैठूंगा ना तो आपको ये लिख के, अगर मैं ये एक ही काम कर सकता हूँ लिखने के यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। और वैसे भी मैंने यूनेस्को से रिलेटेड एक वीडियो भी करंट अफेयर में मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, पीछे जो मेरा जो करंट अफेयर चल रहा है।
देखो मैंने वही चीज सोचा, क्वेश्चन के साथ करंट अफेयर मैंने समझाने का कोशिश किया, ठीक है। तो आपको ये थर्ड तो गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो मैं नंबरिंग आप देखते हो ना, मेरे साथ क्या होता है ना, एक ही क्वेश्चन को मैं दो दो बार कहीं ना ऊपर भी दिया हो नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ। जब मैं एक तरीके से चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया, तो मैं उसको क्या ना इसमें इंक्लूड करके लंबा करने का मेरा कोई प्लान नहीं रहता, इसलिए मैं उसको क्या करता हूँ, नंबर वहां से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अब ये डेरिचो के बारे में, डेरिचो के बारे में बात किया जाता है। ये आपको पता है कि एक डेरिचो क्या है, एक अगर हम यहाँ से बात करें, ये बोला जा रहा है कि अगर हम ये क्या है ना यूनाइटेड, एक मैं थोड़ा सा समझा दूं, यूनाइटेड नेशन जो यूएसए का नेशनल वेदरिंग सर्विस है ना, वो क्या करता है एक तरीके से डेरिचो, एक तरीके से वाइड स्पीडिंग लॉन्ग लिव्ड स्टेट लाइन विंड स्टॉर्म है जो एसोसिएट करता है, जैसे बाइंड जैसे रैपिड मूविंग स्लो, जो थंडर स्टॉर्म से रिलेटेड क्या होता है ना, ये बात कर रहा है। तो ये चीज यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। आपको ये पता है ये नेम जो दिया ही गया था, इसलिए स्पेनिश वर्ड है डेरिचा, ठीक है, जिसका मतलब स्ट्रेट, ये आपको पता, इसका मतलब आपसे पूछे तो क्या होगा, ये स्ट्रेट, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे यही बोला जाए कि ये रोटेशन वगैरह नो कोई, एक टोरिंडो आपने देखा ना, टोरिंडो में क्या होता है, रोटेशन ऐसे ऐसे करके आता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें क्या होगा एकदम स्ट्रेट की यहाँ पे बात किया जाए, ठीक है ना। बहुत यहाँ पे ये बोला तो बहुत लार्ज जो होता है ना एरिया ये कवर कर लेता है, बहुत लंबा लंबा ये क्या करता है एक तरीके से कवर कर लेता है। और पूछा जाए तो ये मोस्टली क्या होता है ना, ये कब होता है, ये मई वगैरह में ये स्टार्ट हो जाता है और हिट करता है जून जुलाई के समय में, ठीक है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बोला दे अकर्स फ्रीक्वेंटली एज कंपेयर टू द अदर स्टॉर्म सिस्टम लाइक टोरेंटो एंड द हरिकेन्स। अभी मैंने बताया ये कंपैरिजन की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, ये वो टोरेंटो वगैरह क्या होता है एक तरीके से रोटेट करके आता है, ऐसा ही है, कोई भी यहाँ पे कोई रेयरली अकरेंस होता है ये, ठीक है, ये फ्रिक्वेंटली नहीं होता, ये बहुत रेयरली ही आता है ये चीज, ठीक है। तीसरा बोला दे मोस्टली, ये गलत हो गया, यहाँ पे रेयरली ही होता है, ठीक है। They mostly occurs across the center and eastern part of the United States and never been the documented elsewhere across the world, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्या है, ये गलत है। ये जो बोला गया दे मोस्टली occurs across central and eastern part of the United Nation, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट एंड नेवर बीइंग डॉक्यूमेंटेड एल्सवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, ये गलत बोला कि ये है, ठीक है, पहला तो बिल्कुल सही, लेकिन ये क्या है ना, एल्स मतलब एक तरीके से और भी पूरे देश में कहीं ना कहीं ये पूरे वर्ल्ड में देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, तो आंसर सिर्फ क्या है, ए हो गया। तो आपको ये पता है, जैसे मान लो अगर पूछे कि कहाँ पे थे, जैसे मान लो मैं बता दूं जर्मनी हो गया, वहां भी इसको फाइंड आउट किया गया, फिनलैंड हो गया, मैंने फिनलैंड से रिलेटेड एक बताया, वहां भी देखा गया इसको। अभी मोस्ट रिसेंटली अगर बोले तो ये पोलैंड वगैरह में भी ये देखा गया, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बोल सकता और कहीं भी ये डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया, ठीक है। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात है। देखो मैंने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक बहुत ही बेस्ट मैंने सारा चीज करंट अफेयर में आपको बताया था, बट यहाँ पे भी है तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा ये मतलब लंबा हो जाएगा, ठीक है। बोला जा रहा है कि बोथ इंडिया एंड म्यांमार दे आर द मेंबर ऑफ विच, पहला तो ये पूछा कहाँ गए, तो कौन कौन से में दोनों है। तो सबसे पहले है, देखो सबसे पहले आपको ये पता हो इसका फुल फॉर्म, यहाँ तो अभी देखो फुल फॉर्म के साथ मैंने डाला है क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसको ऐसे ही डालूं, लेकिन मैंने फिर देखा फुल फॉर्म भी मैंने ऐड ऑन कर दिया। तो देखो सार्क के बारे में पूछ रहा है, तो देखो सार्क का फुल फॉर्म क्या हो गया, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। पहली चीज अगर इसमें अगर इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया ये एक तरीके से क्या है, रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कोई भी पूछे आपसे तो क्या होगा, ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये जो है ना एक तरीके से क्या है ना, जैसे मान लो बोला गया जैसे साउथ, अब यहाँ पे क्या दिया गया, साउथ की बात की जा रही है, ठीक है। तो साउथ मतलब क्या होगा, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया स्टेबलिश, तो ये क्या होगा, सार जो कैरेक्टर है वो क्या है, ढाका, अगर बोले बांग्लादेश में ढाका, ठीक है, वहां पे ये साइन किया अंडर द, ये वहां पे साइनिंग किया गया था कब, 1985 में। तो मैं थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बोला जा रहा है तो 1985 में, तो सार्क में अगर आपसे ये दूसरी चीज हो गई, कहाँ पे, तो ये ढाका में, ठीक है। तीसरी चीज आपसे पूछी कितने मेंबर है, तो यहाँ पे 8 मेंबर है, ठीक है। अगर उस 8 मेंबर में भी आपसे नाम पूछ ले तो देखो कौन कौन से, पहले हम चलते हैं अफगानिस्तान, दूसरा चलते हैं बांग्लादेश, तीसरा चलते हैं हम भूटान, भारत के चारों तरफ देखना, ठीक है। चौथा चलते हैं इंडिया, इंडिया तो है ही भाई। पांचवा हम इसमें ले लेते हैं क्या, नेपाल हो गया। छठा ले लेते हैं मालदीव, ठीक है। सातवां ले लेते हैं भैया पाकिस्तान, और आठवां ले लेते हैं श्रीलंका। मैंने अभी क्या क्या बताया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका एंड पाकिस्तान, 8 है। इसमें अब क्या होगा, मालदीव तो है नहीं, ठीक है, तो मालदीव नहीं है तो ये कैंसिल हो गया।
और जब ये म्यांमार, नॉट मालदीव, म्यांमार को जो स्टेटस एक तरीके से अगर आपसे पूछ लो थोड़ा सा अंदर जाके, तो इसको ना 2008 में ना इसको एज ए ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दिया गया, ठीक है। मतलब आपको देख रेख करना भी कि क्या कैसे है, ठीक है। एज ए ऑब्जर्वर अगर पूछ ले तो ये एज ए ऑब्जर्वर, मेंबर की बात करिए तो ये मेंबर का नहीं है, ठीक है। दूसरा चलते हैं हम क्या, एसोसिएशन, जो एशियन कंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। सॉरी, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा यार, मेरे को जो जितना कंसेप्ट पता है मैं सारा कोशिश करूंगा, आपको समझ आना चाहिए। दूसरा हो गया एशियन से रिलेटेड। तो एशियन में अगर आपको मैं बता दूं तो ये एक तरीके से क्या है ना, जैसे मतलब एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया नेशन की बात की जा रही है, जिसमें अगर हम पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली यूनियन की बात करें तो 10 मेंबर होते हैं साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है। जिसमें क्या ना ये लोग क्या करते हैं अपना प्रमोशन, जैसे इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन की बात की जा रही है, उसमें क्या है सिक्योरिटी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इकोनॉमिकली हो गया, मिलिट्री से बात हो गया, एजुकेशनल भी यहाँ पे बात हो, सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन बिटवीन इसके मेंबर, ये जो सभी मेंबर होते हैं उसमें ये बात किया जा रहा है, सभी के सभी एक तरीके से ये 10 मेंबर की बात कीजिए, इन सभी टॉपिक्स पे वो लोग डिस्कस करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, जैसे 10 टुगेदर है तो उसमें जैसे 10 कौन कौन से, ये अब मैं आपको बता दूं, आपसे पूछा जा सकता है 10 कौन कौन से, तो मैं बता दूं क्या, ब्रुनोई है, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया भी हो गया, इसमें म्यांमार हो गया, देखो म्यांमार आ गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी आगे चलते, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया और वियतनाम हो गया। ये टोटल 10 है, इसमें इंडिया तो है ही नहीं। इंडिया, अब इससे हमको प्रूफ हो गया इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे इंडिया नहीं है तो दोनों गलत हो गया, अब 2 बचा हुआ। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड जहां गलत है ये कैंसिल और ये कैंसिल, थर्ड 4 ही आंसर है। थर्ड में चलते बिम्स्टिक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरियल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए पहली चीज, ठीक है। और देखो इसमें अब हम बात करते हैं क्या, ये एक तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन इसको कब स्टेब्लिश किया गया था, 1997 में। इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। क्या, बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है। तो अब इसमें देखो कौन कौन से मेंबर है, मैं आप ये बता दूं। इसमें क्या है, इंडिया है, भूटान है, इंडिया के इस तरफ आ जाओ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव की तरफ, बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार भी है, यहाँ पे आ गया ना म्यांमार, और थाईलैंड, नेपाल एंड श्रीलंका, ठीक है। कौन हो गया, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, 7 हो गया ना, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। तो आप ये देख लेना, इसमें क्या है ना, बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव वाले पार्ट में क्या है ना, म्यांमार, इंडिया दोनों मेंबर है। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, देखो मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में तो बिल्कुल ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन क्या होता है, 6 कंट्री से इंडिया और जो 5 एशियन कंट्री है वहां से ये पास होता है, ठीक है। 5 इंडियन एशियन कंट्री में कौन हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार भी आ गया इसमें, ठीक है, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये कोऑपरेशन इसमें क्या ना, सबसे ज्यादा इस फील्ड में क्या बोला गया कि टूरिज्म को लेके, एजुकेशन को लेके, कल्चरल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन, ये सभी के सभी एक तरीके से क्या ना बहुत ज्यादा ये इस चीज पे ये बात करेंगे, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ हो गया, आई थिंक ये बेस्ट पार्ट है। अगर आपको ये जो मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है तो एक बार आप देख लेना, ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, थर्ड एंड फोर्थ आंसर दीजिए। मतलब मैं आंसर पे नहीं जाता, मैं आपको कंसेप्ट में कोई मुझे बताना, मैं कंसेप्ट में कोशिश करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं पूरा कोशिश करता हूँ ये चीज आपका कवर होना चाहिए, ठीक है। तो यार जो मैं फेस करता हूँ वो तो मैं बताऊंगा, कुछ भी कर लो, क्योंकि मुझे पता है ना कि कितना प्रॉब्लम होता है ये सब छोटी छोटी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि S-400 ट्रम्प जो मिसाइल है इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो S-400 की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो S-400 एक तरीके से क्या है, ट्रम्प एक तरीके से मोबाइल जो सरफेस टू सरफेस है, ठीक, क्या लिखा, इट इज मोबाइल सरफेस टू एयर लिखा हो, पहले यहाँ पे समझना, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम डिजाइन बाय द फ्रांस। तो अभी मैंने बताया क्या, सरफेस टू सरफेस है, नॉट सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस है पहली चीज। दूसरी चीज जो फ्रांस ने यहाँ पे अपने भाई साहब हैं रसिया, ठीक है, 2 चीज हो गया। ये जो S-400 जो ट्रम्प जो रशियन फॉर द ट्रम्प है, तो ये मिसाइल है, ये क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल है डिफेंस सिस्टम के लिए, जो डेवलप कौन किया, रशिया का जो सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो है उनके थ्रू ये डिजाइन किया गया था।
तो यहाँ पे यही चीज बोला है, इंडिया एक तरीके से क्या है, इंडिया जो इंडियनली एक तरीके से बिमेस्टिक मिसाइल डिफेंस में डेवलप कर रहा है डीआरडीओ की मदद से। तो यहाँ पे ये जो अगर आपसे पूछ ले तो ये कौन है, ये एक तरीके से क्या है ना, ये इंडिया को दिया गया है, लेकिन ये क्या है, ये रसिया के थ्रू ये बताया गया था। ठीक है, दूसरा बोला जा रहा है कि जो सिस्टम कैन बी इंगेज ऑल टाइप ऑफ एरियल्स टारगेटेड इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, अनमैन एयर व्हीकल्स एंड बैलिस्टिक एंड क्रूजर मिसाइल विद इन द रेंज ऑफ द 400। बिल्कुल सही बोला जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा बोला इट हैज बीन फायर एंड द फॉरगेट कैपेबिलिटी व्हिच डज नॉट रिक्वायर फर्दर गाइडलाइंस आफ्टर द लॉन्च। ये भी बिल्कुल सही है। इसको एक बार अगर टारगेट आपने इसको सेट कर दिया, जैसे लॉन्च होगा, तो जैसे आपने एक मूवी देखा था ना पार्टनर, आई थिंक देखा होगा, पार्टनर में जो सलमान खान वाटर स्विमिंग पूल वो पानी में जाता है, तो उसमें क्या होता है, गोविंदा से जो मुंह से निकल जाता है गो गो डैडी या गो बेबी गो, उसके वजह से उन्होंने क्या ना टारगेट सेट कर दिया। जैसे ही वो टारगेट सेट कर दिया तो उसको आप कोई रिलॉन्च नहीं कर सकता, वो टारगेट फिक्स हो गया। जब तक वो टारगेट को हिट नहीं करेगा तब तक वो ये चीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो क्या ना तीनों के तीनों यहाँ पे क्या है बिल्कुल सही है। तो देखो अभी तक मैंने 99 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया, एक लास्ट बचा हुआ क्या ना 100 क्वेश्चन। इसमें कुछ प्लेसेस के नाम दिए हुए, प्लेसेस के नाम के साथ क्या दिया, कंट्री का भी नाम दिया हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या ना थोड़ा सा इसको मिला के देखते हैं। बोला क्या, मारमोल्डा ग्लेशियर। ठीक है ना, मारमालोडा ग्लेशियर, नॉट मारमोल्डा। अरे यार प्रोनाउंस में मेरे से बहुत गलती हो जाता है। तो ये बोला जा रहा है क्या ग्रीनलैंड में है। तो आपको देखो पता मारमोलोडा जो ग्लेशियर है ये एक तरीके से क्या है ना इटली का है। ठीक है ना, ये आपको याद है इटली। ठीक है, ये एक तरीके से ओनली ग्लेशियर है जो मतलब एक तरीके से दिस इज ओनली वन डोलोमेटिक, एक तरीके से डोलोमेटिक सेक्शन है अल्प्स का। ठीक है ना, तो ये चीज पता, अगर पूछ रहे तो कहा मारमलोडा ग्लेशियर एक तरीके से क्या ना इटली में। ठीक है, ये ज्यादा मतलब ये इतना नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए इटली जो एल्प्स है वहां पे ये चीज है। दूसरा बोला नामसाल एक तरीके से क्या ना अगर आपसे पूछे तो इंडिया का ही है, लेकिन अगर कहाँ पे भी इंडिया में भी कहाँ पे अगर आपसे पूछे तो क्या अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश भैया, नॉट आंध्र प्रदेश लिख देना। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला जाए जो नामसाल, ये एक तरीके से नामसाल जो डिक्लेरेशन भी बोला जाता है, जिसमें ये बोला गया था कि एग्रीमेंट था जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड विलेज वगैरह उसको क्या करते इन लोगों ने रिड्यूस करके मतलब 86 कर दिया था। ठीक है, जिसमें उस पर क्या जो, क्योंकि आपको पता है वो बॉर्डर वगैरह क्या होता है, जैसे मतलब आपको पता आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, उसके बॉर्डर के आसपास ये पाया जाता है, इसलिए बोला गया था ये एक तरीके से डिक्लेरेशन भी था। तो ये आपको याद होना चाहिए। कासगढ़ एक तरीके से कहाँ पे है, तो कासगढ़ एक तरीके से अगर आपसे पूछे तो ये चाइना में आई थिंक जिंगजियान रीजन में है, वहाँ पे आई थिंक है कासगढ़, ये बोला जा रहा है कि ये चाइना में। ठीक है, एक सिटी है जैसे कासगढ़ कहाँ पे सीजिंग में, मतलब सीजिंग चाइना में कोई है, वहाँ पे वो सिटी है, यहाँ पे ये बात किया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे आई थिंक पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिकल कॉरिडोर वहीं से शायद पास होता है। ठीक है, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिकल कॉरिडोर जो मतलब एक तरीके से पाकिस्तान को कनेक्ट करेगा, ग्वादर पोर्ट वगैरह से होते हुए कनेक्ट करेगा, जो पाकिस्तान इकोनॉमिकल चाइना कॉरिडोर है ना वो यहीं पे है। ठीक है ना, कासगढ़ में ही है। तो पूछ ले तो कहाँ पे, ये चाइना में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में ऑक्युपाइड एरिया कश्मीर है, उधर के थ्रू ये लोग नेटवर्किंग जैसे हाईवे रेलवे वगैरह ये ऑयल गैस पाइप के थ्रू काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ चाइना, सेकेंड सही है और सभी के सभी यहाँ पे गलत है। तो देखो मैंने टोटल आपके अपने अनुसार मैंने यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन में मान लो मैंने क्लियर किया। 100 क्वेश्चन कहने के लिए अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपका कितना टॉपिक क्लियर होगा ये आप भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा ये सीरीज चल रहा होगा। अगर आपको लगे कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेटर है तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, ठीक है, नॉट यू एज वेल एज ऑल द मेंबर्स, सभी के सभी मेंबर जो हमें यहाँ इतना प्यार दे रहे हैं, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो। क्योंकि देखो मैं जिस अनुसार से क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना, जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। ये नहीं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा आंसर बता के निकल गया, एक एक कंसेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट के साथ साथ आपको क्या है पीआईबी भी क्लियर हो रहा है, द हिंदू का टॉपिक भी यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ जो आपको मेन इंपॉर्टेंट लगता है। तीसरा आपको डाउन टू अर्थ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए, डाउन टू अर्थ। अगर आप देखोगे तो पता चलेगा क्या टॉपिक मैंने क्या फाइन टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर किए। थर्ड यहाँ पे अगर आप बात करो जैसे कंसेप्ट मैंने बताया पीआईबी हो गया द हिंदू। थर्ड यहाँ पे आप देखो एक एक क्वेश्चन को मैंने पोस्टमार्टम किया है, पोस्टमार्टम के साथ मैंने उसको पूरा क्लियर किया कि हाँ ये चीज ये होता है, इसका ये क्लियरिफिकेशन है और ये क्यों होता है, मतलब आपको पूरा लगेगा कि हाँ मैंने एक टॉपिक ही वहां पे क्लियर किया है। ठीक है, चौथा आपको कहना है यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी मनी। ठीक है ना,
बस आपका यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। मैं भी एक तरीके से आपके लिए, मैंने क्या बोला, ओपनली बोला, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और फ्रैंकली बोल रहा हूँ, जितना आपको पढ़ के देख लो, आपको इतना एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप भी खोल के देखना, यूट्यूब पे भी हर एक जगह पे आप सेक्शन, इतना फुल ऑन एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, आई गारंटी यू। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का इतना मतलब होता है ना, पोस्टमार्टम के तहत आपको सब कुछ बताना। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ जैसे कि मैंने आप देखो, ये पूरा एक जो पूरा टेस्ट सीरीज 11th था टोटल कवर किया। ठीक है, मैं चाह रहा था इसको 6 पार्ट में कवर करने का। ठीक है, पर मैंने देखा कि चलो इसको 4 पार्ट में मैंने कवर कर दिया। थोड़ा 1 2 मतलब 1 से लेकर 1.5 घंटे के बीच का सारा जो भी सीरीज है वो कंप्लीट हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट सीरीज 11 तक आपको कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी इशू हो तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमको ज़रूर बताएं। दूसरी चीज़, अगर कमेंट में नहीं तो आपके पास पता है क्या है ना, आपको यहाँ पे अपना पॉलिटिकल कंसेप्ट का जो मतलब लिंक है या जिसको कह सकते हो मेल है, आप उस पर आप मेल करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये जो भी सीरीज मैंने स्टार्ट किया है वो आपको अच्छा लग रहा हो। अगर आपको ये लिटरली अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को एक बार गो थ्रू हो जाए। कोई चैनल के साथ साथ आप एक क्या करें, लाइक कर दें, एक शेयर कर दें, और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। शेयर स्पेशली देखो उन लोगों को करो जो क्या है अफोर्डेबल, जिनको इन चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आप अगर मान लो अपने व्हाट्सएप के थ्रू हो गया या जो भी सोशल मीडिया के थ्रू आप बात करते हो, आप वहाँ पे एक एक अगर रोज अगर आप मान लो कि जब जब मैं ये तो मैं वीक में 2 ही या मैक्स टू मैक्स 2 वीडियो डालता हूँ, क्योंकि क्या है टेस्ट सीरीज का है। मैं आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लेके आ रहा हूँ, जो कि मुझे याद है ऑप्शनल कह सकते हैं हम उसको। क्या ना, ऑप्शनल किसका है, वो सोशियोलॉजी का ऑप्शनल है। ठीक है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं ट्राई करूंगा डालने का, अगर आपको बेस्ट लगे तो बताना, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, डिसकंटिन्यू भी कर सकता हूँ। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को, इसको बताने में ये नहीं है कि ये ऊपर ऊपर कुछ नहीं बता सकता। इसके लिए मुझे फुल ऑन डिटेल सब एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, जिससे मैं आपको कुछ हर एक करंट का रिलेटेड या कोई भी प्रथा हो गया, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको क्या है ना पेपर से रिलेटेड हर चीज वहाँ पे इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, मैं अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ, पहले मैं इसका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू देख लेता हूँ। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। ऐसी की तरह आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे सीरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड हमारे चैनल पे बने रहें। इसी के साथ देखते रहे GS लैम्प एजुकेशन। जय हिंद, जय भारत।